हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम अगर लिमिटेड नॉलेज हो तब भी हम एक सही तरीके से गेस वर्क करके किसी भी सवाल को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। मेरी अगर आप बात करें तो मुझे 2 बार बीपीएससी प्रीलिम्स में 113 से अधिक मार्क्स आए हैं। क्या हमको इतने नंबर का आता था? बिल्कुल भी नहीं। फिर कैसे बना? क्योंकि आप ब्रेन को किताब के ऊपर रखें। आप अभी जो पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया, जरूरी है पढ़ना, पर पढ़ाई से आपके सारे सवाल हल नहीं होंगे। आपको 40, 50, 60, 70 सवाल होगा जो कि आपको डायरेक्टली आता होगा। उसके आगे आपको एजुकेटेड तरीके से एलिमिनेट करना पड़ेगा, आपको तुक्का मारना पड़ेगा। और जब हम ये तुक्का कह रहे हैं, ये तुक्का सुनने में एक नेगेटिव वर्ड लगता है, मगर ट्रस्ट मी, अगर आप सही तरीके से कहें तो सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में इसी को एजुकेटेड गेस कहते हैं, इसी को अनकॉन्शियस बायस कहते हैं। तो हम आपको ये कहने वाले हैं कि दिस इज द मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑफ द एंटायर चैनल। आप कोई लेक्चर करिएगा तो उससे एक सवाल बनाइएगा, पर अगर आप इस ढंग से इस पूरे वीडियो को आप आगे बढ़ते हैं तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपके अगले टेस्ट में आपको 10 से 15 नंबर का इजाफा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, विद द सेम नॉलेज यू हैव टुडे, एंड इवन उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या प्रोसेस है? हम लोग अभी 71st बीपीएससी का पेपर को जिस तरीके से हम एग्जाम में बनाते हैं, सवाल बाय सवाल आगे बढ़ के 1 से लेकर के 150 तक कंप्लीट करेंगे। हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप शांति से बैठ करके देखिए, बीच में पॉज कीजिए, खुद सोचिए हम जो बोल रहे हैं, और फिर आप उसको इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक रीड करेंगे, कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या उस समय थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है सवाल पढ़ते समय, हम किस तरीके से सवाल को परसीव कर रहे हैं, एवरीथिंग। आगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इस सीरीज को और कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें अभी 71st है, फिर 70, 69, 68, इस तरीके से पिछले 4-5 साल को कवर किया जाएगा। ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर पेपर सॉल्व करना, पर उससे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, कि आपको ये पहले पता होना चाहिए, आपके माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है भाई, मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स आदमी अगर डिसेंट नॉलेज से मतलब 6 महीना साल भर पढ़ा है, और अगर वो सही तरीके से अप्रोच करता है पेपर को, तो उसको 3 डिजिट नंबर लाना उसको उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर वो 3 डिजिट नंबर ले आता है तो उससे फायदा क्या होगा उसको, कि आगे आने वाले मतलब पीटी से मेंस के बीच का जो गैप है होता है, उसमें वो बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएगा। तो मेरा पर्सनल, ये जो हम आपको यहाँ पर बना के दिखाएं, ये हम हमेशा अपने दीवार में लगा करके रखते थे, जिससे हमको आइडिया रहे कि हम कितने सवाल अटेम्प्ट करेंगे, किस एक्यूरेसी के साथ। हम अनरिजर्व मेल हैं, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए, तो आपको खुद एक आइडिया लग जाएगा। पर मेरे हिसाब से आप किसी भी कैटेगरी से हो, 120 से कम अटेम्प्ट करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। मतलब बाकी अगर आपका कट ऑफ बहुत नीचे जाता है तो आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी का क्या है, आपको खुद का एक्यूरेसी पता होना चाहिए। जैसे हम अगर अपना बात करें तो मेरा एक्यूरेसी खराब रहता है। खराब का मतलब हमको लगता है 78 से 82 मेरा एक्यूरेसी रहता है, मतलब खराब है, डिसेंट है, जो भी है। तो हम हमेशा, इसलिए मेरा अप्रोच क्या रहता है पेपर में, कि हम अगर 80 वाले में फॉल करें तो हम कम से कम 135 से 140 सवाल तो अटेम्प्ट करें ही करें, ताकि हम अगर 80% एक्यूरेसी के साथ 26 सवाल गलत भी कर दें तब भी हम डिसेंट मार्जिन से आगे निकल जाएं। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको, थोड़ा सा शांति बना के देखते रहिएगा। हम ये स्टार्ट करने से पहले ना कुछ डिस्क्लेमर आपको बस एक चीज दे देते हैं। देखो लो भाई, एक चीज हमेशा याद रखना कि इस वीडियो में हो सकता है हम जो बोलें उससे आप रिजोनेट नहीं कर पाए। हो सकता है हम जो बोलें आपको लगे यार ये तो मतलब बाद में एग्जाम देने के बाद घर में बैठकर बोलना आसान है। ये बात बिल्कुल सही भी है, पर मेरे भाई, तुम अगर हम 100 चीज बोलेंगे, इसमें से अगर आप 25 बात से मान लेते हैं मेरी एग्री नहीं करते हैं, 75 से भी अगर आप एग्री कर लेते हैं ना, तो आपका काम हो जाएगा। और दूसरी बात कि वी आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मैं एक अलग आदमी हूं, आप एक अलग आदमी हैं। आपका जो सेरिब्रम सेरिबलम है वो अलग है, मेरा सेरिब्रम सेरिबलम अलग है। तो हो सकता है हम दोनों सेम पेज पर नहीं रहेंगे, बट वी विल अग्री टू डिसअग्री ओवर क्वेश्चंस। ठीक है, जबरदस्ती यहां हम किसी भी सवाल में मतलब ट्रिक नहीं घुसाएंगे, हम खुद डिसेंट तरीके से बताएंगे कि ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हम ये बात को जानते हैं, मानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज नॉलेज। नॉलेज के बाद कॉन्सेप्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा तो आप बहुत सारे सवालों को फीलिंग से निकाल सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है एलिमिनेशन, और चौथा होता है गेस वर्क बोलिए इसको, या फिर इसको बोलिए कि आप एग्जामिनर्स के साइकी के साथ आप
प्ले करें, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में ज्यादा काम करेंगे एलिमिनेशन और एग्जामिनर्स के जो साइकी है, उसका जो माइंडसेट है, उसको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं एग्जामिनर को टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। हम फिर से कह रहे हैं, आगे हम ये बात को बार बार नहीं बोलेंगे। आई एंडोर्स द फैक्ट दैट नॉलेज इज इंडिस्पेंसिबल, ठीक है, बढ़िया। अब अपने को ये पता है कि आगे इससे क्या होने वाला है, यहां पर एक ई ऑप्शन रहा करेगा और यहां पर रहेगा क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। तो एक वीडियो आएगी जिसमें उसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है भाई, इसमें क्या है सबको पता है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3, सही होने पे +1, 150 सवाल हैं, पहले 10 आपको मैथ दिखेंगे। तो अब ये आसान वाला सेगमेंट है, इसलिए हम इसमें ज्यादा समय नहीं लगा रहे हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो मतलब इन द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस 4 वर्ड्स 3 आर अलाइक, 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, ठीक है। मतलब पता है आपको, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप देखने के लिए होता है, स्टेथोस्कोप डॉक्टर वाला होता है, ये हो जाएगा। इसमें हम लोग ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, फटाफट आगे बढ़ के देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, स्प्रिंग से रिलेटेड सवाल है। अब इसमें देख लो, अगर मतलब एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर तरीका क्या होता है ना, यहाँ पर लिख दो स्प्रिंग, उसके जस्ट नीचे लिख दो UNUFRC। अब अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे ना, एस के साथ यू है और आर के साथ भी यू है, इसका मतलब एक सेम ट्रिक, मतलब +1 अल्फाबेट, +2 अल्फाबेट, इस टाइप का सबके साथ एक साथ नहीं चल रहा है। तो फिर इसमें सबसे सही तरीका क्या होता है ना, कि आप मतलब सबसे सही अप्रोच यही है कि आप ABCD करना स्टार्ट कीजिए, STU मतलब +1, PMNOP -1, फिर +2 -2, इस टाइप से करके आप डिकोड कर लीजिएगा। आप अगर पिछला 10 साल के भी सवाल बना लेंगे ना, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगेन ब्लड रिलेशन का सवाल है, इजीली आप पढ़िएगा, सही हो जाएगा। अगेन आसान सवाल है, आसान सवाल में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपसे हो जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का बचपन से आप, जब आपका क्लासरूम में नाम बुलाया जाता होगा, अटेंडेंस रजिस्टर होगा, आपको पता है ये बात। अगेन सेम चीज, आसान बात है। ये क्या है भाई, इस तरीके के सवाल का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है ना, कि इसको वापस से लिखी दो। 175, यहाँ क्या दिख रहा है, माइनस मीन्स डिवाइड, डिवाइडेड बाय 25, डिवाइड प्लस मीन्स प्लस, इस तरह से आप एक नया सेगमेंट लिख दो और फिर अपना बॉडमास रूल अप्लाई कर दीजिए और बॉडमास रूल से उसको बना दीजिए, ठीक है। राहुल इज 3 टाइम्स, अगेन आसान सवाल है भाई, अगेन देखेंगे तो बन जाएगा सेम। तो यहां तक हम लोग ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हर सवाल में ट्रिक लगेगा भी नहीं, तो हम बहुत सारे सवाल में बोल देंगे जिसमें ट्रिक नहीं लग रहा है, ठीक है। अब क्या है भाई, हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स आर वन बाय बिहार प्लेयर्स। अच्छा, ये सवाल में क्या था कि एक्चुअल में ये 2023 में हुआ था, तो ये 2023 में हुआ था, गलती से ये 2025 लिख दिया था। पर क्योंकि ये नेशनल वाला है, एडुटेरिया का जो मैगजीन था उसमें ये कवर्ड था, भले ही ये सवाल डिलीट हो गया, पर अगर आप, हम क्या मान के चलते हैं भाई, देखो कि कोई चीज सवाल अगर PYQ से आ जा रहा है, अगर कोई सवाल आपका एडुटेरिया के करंट अफेयर के मैगजीन से आ जा रहा है और फिर भी आप गलत कर दे रहे हैं, तो फिर हम, आपके लिए ये सीरीज है ही नहीं। ये सीरीज केवल उन लोगों के लिए है जो कि अपना बेसिक मेहनत करके आए हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपको, अगर आप पढ़े होते तो आपका बन जाता, ठीक है। अब क्या है भाई, विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम द कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। अब ये सवाल हम लोगों को जनरली मतलब याद नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल बनाने का सबसे सही तरीका क्या है, कि क्या पूछ रहा है भाई, कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट में किन किन को बेनिफिट होगा। अगर आप बिहार ज्योग्राफी पढ़े तो आपको मैप का आइडिया होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, तो इस जगह पर आपको कहीं पर मधुबनी दिखता होगा, मधुबनी से आपका कोसी घुसती है, बहुत बढ़िया। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर महानंदा नदी है, महानंदा का ही ट्रिब्यूटरी है आपका ये मेची। तो अब पटना, नालंदा, गया, सीवान, भाई गया कहाँ है, गया साउथ बिहार में, गया यहाँ, ये गंगा है मान लेते हैं, ये अगर गंगा है तो गया यहाँ है, तो गया कहां से आएगा, काटो इसको। दूसरा क्या है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी के इधर है सीतामढ़ी, यहां पर होता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी कैसे हो सकता है, अगर आप बॉर्डर भी पढ़े होंगे ना, अगर आपको बॉर्डर भी याद कर रखे हैं, नेपाल का बॉर्डर, झारखंड का बॉर्डर, तो भाई आपको पता है झारखंड के बॉर्डर पे गया सटता है, आपको पता है नेपाल के बॉर्डर पे सीतामढ़ी है, उसके बाद आपको सुपौल दिखता है, सीतामढ़ी, मधुबनी, फिर सुपौल, इस टाइप से चलता है। तो फिर ये इधर है, तो इसका मतलब बेनिफिट होगा तो इस बीच वाले, समझ रहे हो, अगर कोसी ये है, मेची ये है, तो फायदा तो इनको होगा ना। तो यहां पर वो आ नहीं रहा है, ये भी कट गया आपका। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये आपको खुद ही देखिए, तो हर चीज आपके इसके अंदर बैठ रहा है। अररिया आपका यहां पर कहीं होगा, पूर्णिया यहां पर कहीं होगा, कटिहार यहां पर, तो यही है सबसे सही। तो अगर आपको नहीं भी पता है, आप मतलब मैप का अगर आपको बेसिक आइडिया है, तो 2 बॉर्डरिंग दे दिया, गया भी बॉर्डर है आपका, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये भी आपका, आपको पता है भाई कि सीतामढ़ी जो है वो भी आपका नेपाल का बॉर्डर है।
तो ये दोनों तो ऐसे ही आपको याद रहेगा कि कहाँ है, तो कट जाएगा, तो आसान सवाल है सी। आपको पता हो आपको पता नहीं हो, बन जाना चाहिए। अब क्या सवाल है भाई, विच इंडियन लैंग्वेजेस आर अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। मान लेते हैं आपको, वैसे तो अभी आया था ना MBA पाली प्राकृत करके 5 को डाला गया था क्लासिकल लैंग्वेज में। मान लेते हैं हमको नहीं भी पता है, सवाल क्या पूछ रहा है, इनमें से किसको स्टेटस दिया गया। क्या ये कोई साल दे रहा है कि इनमें से किसको 2004 में दिया गया, इनमें से किसको 2012 में दिया गया, नहीं दिया गया। तो अब तक कोई भी है, तो सबसे बेस्ट क्या है भाई, आपको दिख रहा है कि यार तेलुगु भी एक एंशियंट टेक्स्ट है, मराठी, बंगाली, तो सबसे सही तरीका है कि इसमें अगर हमको नहीं पता है तो मोर देन वन एबव में मारिए, क्योंकि ये बहुत जनरल है। अगर ये साल दे दिया होता, अमेंडमेंट दे दिया होता, वैसे तो क्लासिकल लैंग्वेज है तो अमेंडमेंट का यहाँ बात नहीं हो रहा है, पर अगर ज्यादा डिटेल में सवाल पूछा जाए, स्पेसिफिक कर दे, तो भले ही हम थोड़ा आगे पीछे देख लेंगे। इस केस में आपको सबसे सही तरीका होता है कि मोर देन वन एबव मारो, वो सबसे सेफेस्ट। अगला क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड द नागी सैंक्चुरी साइट एज अ इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि केवल एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये कट गया, मोर देन वन अबव कट गया। दूसरा क्या है भाई, अगर आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट 120 से कम है तो आपको, मतलब देखो, अगर 50-50 में पहुंच गए ना, तुम किसी में भी 50-50 में पहुंच गए तो 100% मैंडेटरी है उसको अटेम्प्ट करना। और अगर आप 120 से कम में है तो आपको 130-35 तक पहुंचाने के लिए 3 ऑप्शंस को भी अटेम्प्ट करना चाहिए। अब इसमें क्या है भाई, बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। ऑप्शन देखो, यूनेस्को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। सबसे सही क्या लग रहा है, बर्ड। बर्ड मारो। अब तुम ज्यादा सोचोगे भाई, कह रहे हैं हर जगह पे ओवर थिंक करना जरूरी नहीं है। बहुत बार होता है कि हम ओवर थिंक करके अपना सवाल को खराब कर लेते हैं, समझ रहे हैं, तो ये भी हमको देखना है। अपने इमेजिनेशन से आपको एक्स्ट्रा मतलब डिफिकल्ट नहीं करना है, जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना सोचेंगे, सिंपल इंटरप्रिटेशन को प्रेफरेंस देंगे, और हर क्वेश्चन में एकदम हिडन ट्रैप, अरे यार इसका हिडन ट्रैप क्या है, इसका हिडन ट्रैप क्या है, हर सवाल में हिडन ट्रैप ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये सवाल आपको पता होना चाहिए भाई, सी बन जाना चाहिए। वेयर वाज द नेशनल पंचायती राज डे इवेंट ऑर्गेनाइज्ड। अगेन, अगर आप एडुटेरिया पढ़े हुए होते तो बन जाता, उसमें दिया हुआ था मधुबनी का। नहीं पढ़े हुए होते तो इसमें एलिमिनेशन नहीं लगता। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लूनार ट्रेल ब्लेजर मिशन। ठीक है, ट्रेल ब्लेजर का मतलब क्या होता है, ट्रेल ब्लेजर का मतलब होता है कुछ ब्रेक थ्रू टाइप का हो, कुछ एकदम अलग टाइप का। ठीक है, देखते जाओ। मोर देन वन अबव कट गया पहले ही। टू टेस्ट न्यू लूनार रोवर्स टू क्रिएट अ 3D मॉडल ऑफ द एंटायर मून टू डिटेक्ट एंड मैप वाटर ऑन द मून सरफेस। लूनार रोवर तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है भाई, ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर डाउट होता है आपको 50-50 तो आप इसमें होगा। इसमें भी अगर आपको इस 50-50 से भी बाहर निकलना है ना, तो सबसे सही तरीका क्या है कि जो ज्यादा डिटेल्ड है, मतलब जो ज्यादा स्पेसिफिक है, उस पे जाइए। एक मिशन है भाई, एक मिशन है। एक तो है कि टू क्रिएट द 3D मॉडल ऑफ एंटायर मून। एंटायर मून अगर आपको सही में 3D मॉडल बनाना है ना, तो फिर आपको साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इनका बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये एक्सट्रीम भी जा रहा है, और उससे बेटर ये है ना कि आपको डिटेक्ट एंड मैप वाटर, मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक डिटेल दिया हुआ है, तो आपको ये मारना चाहिए। अगेन, हम यहाँ पर बैठे बैठे ये बोलना मेरे लिए आसान है कि ये मारना चाहिए, ये मारना कि ये नहीं मारना है, पर हम एक्चुअल में भी आप एग्जाम में देखोगे ना भाई, तो हम यही मार करके आए थे, यही सोच करके। तो थोड़ा सा तो आपको हल्का, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या बात कर रहे हो, थोड़ा सा आपको भी बदलना पड़ेगा अपना थिंकिंग प्रोसेस को। ठीक है, अफ्रीकानेट्स इंडिकेट द पीपल। अब वही है बात है कि अगर आप हल्का न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करते हैं तो आपको ये सवाल बन जाता। अगर आप एडिटोरियल डिस्कशन देखते हैं किसी का भी, ओनली आईएएस का जो सुमित रेवरी सर का आता है, या XYZ किसी का भी, तो ये सवाल बन जाता। ऐसे नहीं तो एलिमिनेशन से बन नहीं सकता था। फिर है, व्हाट इज द नेम ऑफ द 16th सेंचुरी स्टेपवेल, जो कि कंजर्व किया जा रहा है। अगेन, एडिटोरिया के मैगजीन में बहुत अच्छे से दिया गया था। हम एक रीडिंग सिर्फ मारे थे एडिटोरिया का, हमको उसी में दिख गया था ये। ठीक है, 18 नंबर बी। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी मेयर हु प्रोक्लेम्ड इतना इतना। भाई एकदम एडिटोरिया के मैगजीन में साफ साफ एक लाइन में दिया गया था कि इतना तारीख को एरिक एडम्स, जो कि न्यूयॉर्क सिटी का मेयर है, वो BR अम्बेडकर डे सेलिब्रेट करवाया, मतलब। ठीक है, तो एरिक एडम्स, आसान सवाल है। अब आओ ये सवाल, व्हाट इज द परमानेंट स्लोगन फॉर द यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट। अब हमको जो जो बोल रहे हैं एक बार सुनना शांति से। ठीक है, तुम एग्जामिनर हो, हम एग्जामिनी है। तुम सवाल बनाना स्टार्ट किए, ऑप्शंस बनाना, ताकि हमको कंफ्यूज कर पाओ। एक है म्यूजिक,
यूनाइट्स अस, टुगेदर इन सॉन्ग, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। एक चीज हमेशा याद रखना भाई, एक सिंपल सा रूल है, अगर ऑप्शंस ओवरलैप कर रहे हैं, अगर ऑप्शंस ओवरलैप कर रहे हैं, अगर फोनेटिक्स, फोनेटिक्स मतलब समझते हो, सुनने में आपको एक जैसा लग रहा है, तो उसका जवाब वही होगा। म्यूजिक यूनाइट्स अस, यूनाइटेड बाय म्यूजिक, ये क्यों बनाया है ऐसा एग्जामिनर? सेम वर्ड के साथ क्यों खिलवाड़ किया है? यूनाइटेड म्यूजिक, म्यूजिक यूनाइट्स, क्यों खिलवाड़ किया है? ताकि उसको मतलब करेक्ट ऑप्शन जो है उसके साथ उसको छेड़खानी करनी थी। तो इसका मतलब ये है कि आइदर ये होगा और ये होगा। ठीक है, तो अब आप आ गए 50-50 के ऊपर, अब आप आ गए 50-50 के ऊपर, आपको सवाल अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए। अब अगर हम ये क्लियर है कि हमको ये सवाल अटेम्प्ट करना ही करना है, तो फिर तुम ये बात सोचो, म्यूजिक यूनाइट्स अस, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। तीसरा ऑप्शन क्या है? टुगेदर इन सॉन्ग। टुगेदर से रिलेटेड वर्ड क्या है? हम फिर कह रहे हैं भाई हम ये सब यूज करके आते हैं एग्जाम में, सवाल सही भी होता है, तो एकदम अड़े मत रहो। टुगेदर इन सॉन्ग, टुगेदर को का और सिनोनिम क्या है? यूनाइटेड। इन चलेगा, सॉन्ग, सॉन्ग का सिनोनिम क्या है? म्यूजिक। यूनाइटेड इन म्यूजिक, किससे मैच खा रहा है ये? हमको ये बात तो पता है कि या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा, ए और सी, पर जो बी वाला फिलर डाला है, जो फिलर ऑप्शन डाला है, वो देखोगे ना तो वो वर्ड प्ले विथ द ओरिजिनल ऑप्शन, तो यूनाइटेड बाय म्यूजिक होगा। टुगेदर यूनाइटेड, सॉन्ग से म्यूजिक। हम क्या कह रहे हैं, तुमको सुनने में लग रहा होगा ओवरवेलमिंग, पर ठीक है, तुम अगर इसमें और इसमें भी मारते हो तो ये सही होगा, मतलब तो सही स्थिति सही है। ठीक है, दूसरा क्या है? Which of the following is true about the GSLV F-15 मिशन? अगेन वेरी मतलब कॉमन सवाल है भाई, न्यूज में आ रहा था, एडुटेरिया के मैगजीन में भी दिया हुआ है कि इसको नेविगेशन सैटेलाइट 02 कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो तो ये तो पक्का सही है। दूसरा क्या है? ये आपका इसरो का 100th लॉन्च है, ये आपका इसरो का 101वां लॉन्च है, 100th लॉन्च है। अब ये पक्का अगर 100 और 101 दिया है ना, तो इनमें से एक सही पक्का होगा। अगर इनमें से एक सही पक्का होगा, ये सही है ही, तो फिर मोर देन वन हो जाएगा, काम खत्म। What is true about the 18th G20 समिट? अब यहां पर ये थोड़ा सा ट्रिक सवाल था, क्योंकि लोगों को 18th G20 लग रहा था रियो, और अगर रियो है तो सब सही है, पर एक्चुअल में 18th जो था वो दिल्ली में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट G20 जो दिल्ली में हुआ वो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है भाई? द यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बाकू इन 2024 कंक्लूडेड विद एन एग्रीमेंट दैट, क्या है पहला ऑप्शन? एम्स टू बैन फॉसिल फ्यूल्स ग्लोबली बाय 2030। अच्छा, एम करना बैन ग्लोबली, और ये क्या कह रहा है? कंक्लूड हो गया विथ एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या कि डिस्कस विस्कस नहीं हुआ है कि आओ बात करते हैं, सुनने में कैसा लग रहा है तुमको, ये सब नहीं। यहां पर ये लोग कंक्लूड किया है कि अब तो ऐसा ही होगा। अब आप खुद सोचिए, यूरोपियन देश सब है, यूरोपियन देश सब नेचुरल गैस से मतलब उनको नेचुरल गैस का इतना रिक्वायरमेंट रहता है, क्यों? क्योंकि वो मतलब आपके आर्कटिक जोन में रहते हैं, उनको गर्म करना है, रूम हीटर चलाना है, फ्यूल चाहिए उनको, तो उनके उनका सबसे बड़ा सोर्स तो नेचुरल गैस ही है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट ये सब तो है ही। तो अगर आप फॉसिल फ्यूल ही बैन कर देगा वो लोग, मतलब आपस में, डेवलपिंग कंट्रीज को तो छोड़ ही दो, क्योंकि उनका तो पूरा का पूरा इकोनॉमी ही कोल पे चल रहा है। आज भी भारत में तुम देखोगे तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कोल भले ही 45% है, पर प्रोडक्शन तुम देखोगे तो 65 से 70% है। क्यों? क्योंकि सोलर में भाई दिन में 12 घंटे अंधेरा है, तो तुम सोलर में कहां से ले आओगे उस लेवल का? तो इसका मतलब है कि यार ये गलत होगा। एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बैन कैसे कर देगा भाई? डिस्कस कर सकता है। और दूसरी बात और क्या है ना, कि बैन अगर करेगा भी ना, एक बात समझना, दो चीज होता है भाई, एक होता है अडेप्टेशन, एक होता है मिटिगेशन। जो इंडिया जैसे देश होते हैं ना, जो डेवलपिंग देश होते हैं, वो अडेप्टेशन पे फोकस करते हैं। जो वेस्टर्न डेवलप्ड देश होते हैं ना, वो मिटिगेशन पे फोकस करते हैं। अडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ जानते हो? कि मान लेते हैं कि बाढ़ आ रहा है, तो बाढ़ आ रहा है तो अडेप्टेशन वाला क्या करेगा ना, कि घर अच्छा बनाएगा, घर 1 फीट ऊपर बना देगा। इसको बोलते हैं अडेप्टेशन, कि हो तो रहा है, हम बस उसके प्रकोप से बच जाएं। मिटिगेशन क्या बोलेगा? मिटिगेशन बोलेगा एक काम करो, जो पावर प्लांट चला रहे हो ना कोयला वाला, उसको बंद कर दो। क्यों बंद कर दें? तो उसको बंद कर देंगे तो जो काला धुआं निकल रहा था वो कम हो जाएगा। अच्छा, काला धुआं कम क्यों हो जाएगा? काला धुआं कम होगा तो क्या होगा? तो उसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग थी वो कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? तो उससे क्लाइमेट चेंज का रिवर्सल जो है वो धीरे धीरे कम होगा, तो फिर बाढ़ नहीं आएगी। ये दोनों में फर्क है। तो अडेप्टेशन कहता है कि भाई हम नहीं बंद कर सकते हैं सोलर पावर प्लांट, मिटिगेशन कहता है सोलर पावर प्लांट ही बंद कर दो। ये कहता है कि हम घर बना देंगे, 1 फीट ऊपर घर बना देंगे,
चौखट को ऊपर कर देंगे ताकि पानी अंदर ना घुसे, इसी को बोलते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉल्ड ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड एटलीस्ट $500 बिलियन एनुअली टू डेवलपिंग नेशंस बाय 2030, और दूसरा है आपका $300 बिलियन एनुअली बाय 2035। अगर पढ़े होते भाई, ये तो पक्का गलत है, अगर इन दोनों में से पढ़े होते तो फिर आपको मिल जाता, एडुटेरिया के मैगजीन में भी ये दिया हुआ था। और दूसरा बात कि 2030 2035 मतलब टाइमलाइन के हिसाब से अगर आप गेस करना चाहें तो कर सकते हैं, पर बी और सी में कोई भी एक आप करें तो मतलब वो गलत नहीं होगा, मतलब अटेम्प्ट के हिसाब से गलत नहीं होगा। फिर 24 सवाल क्या था भाई, कि नोबेल प्राइज मिला है हान कांग को, न्यूज में तो थी ही, वेजिटेरियन का, तो पूछते हैं उनको और क्या क्या प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। अगर वन लाइनर पढ़ के गए होंगे तो आपका ये सवाल सही नहीं होगा। स्टिल हम अगर एग्जाम में दे रहे होते तो हम क्या करते कि यार हम किताब का हम पढ़ते क्या क्या है, चार पांचे को तो हम किताब का अवार्ड मतलब अवार्ड्स में देखते हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं हम। इधर आपको साहित्य अकेडमी पढ़ लेते हैं, इधर इंटरनेशनल बुकर पढ़ लेते हैं, केवल बुकर पढ़ते हैं, उसके अलावा हम ज्यादा क्या पढ़ते हैं। तो अगर हमको इनमें से प्रेस्टिजियस चुनना ही पड़ेगा तो हम खुद ही ये मारेंगे। सवाल गलत हो सकता है क्या, बिल्कुल गलत हो सकता है, बहुत चांस है गलत होने का। स्टिल अगर मारना है तो वो मारेंगे। द ग्लेशियर ऑफ नेपाल, जो कि जिसको कि डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, एडुटेरिया के मैगजीन में साफ साफ दिया हुआ था, याला ग्लेशियर है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अगेन अगर पता रहेगा ये सवाल का तो आप बना दीजिएगा, पता हुआ नहीं रहा तो नहीं बनाइएगा। एडुटेरिया के मैगजीन में दिया हुआ है, आपको आराम से ये सवाल बन जाएगा। कितना नंबर है, 26 नंबर। आंसर इसका क्या होगा, 72 साल। अब फिर ये बात है, फर्स्ट एक्शन समिट, सेकंड एआई समिट जो था, मतलब एआई एक्शन समिट, देखो 3 अब तक एआई समिट हुआ है भाई। पहला हुआ था आपका साउथ कोरिया में, दूसरा जो हुआ आपका पेरिस फ्रांस में हुआ, तीसरा भी आपका भारत में हुआ। जो भारत में हुआ उसका नाम क्या है, इम्पैक्ट एआई समिट, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, आसान सवाल है, हर बार आता है, ठीक है। 96th अकेडमी अवार्ड्स, इमा वाटसन को ऑस्कर मिला है, किस चीज के लिए भाई, ये भी आपके एडुटेरिया में दिया हुआ है। क्यों गलत करना है ये सब सवाल, पढ़ो मैगजीन, 150 पेज का मैगजीन है, हाईलाइट करके हम दे ही देते हैं, फिर क्या चाहते हो। पता नहीं भाई, ये तो हम छोड़ दिए थे खुद ही, क्योंकि नहीं याद था, सब देखने में सबका सब गुजराती ही लग रहा था तो हम छोड़ दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, सिंपल सी बात है भाई, अगर मान लेते हैं कि केवल और केवल मियाजाकी हयाओ को मिला होता, या फिर केवल और केवल ए बी सी पर्सन को मिला होता, तो एग्जामिनर इतना मेहनत क्यों करता कि सवाल में लिखता कि कौन कौन इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को ये मार्क मिला है। इसका मतलब एग्जामिनर ये टेस्ट करना चाहता है कि तुमको पता है ना कि इस बार एक से ज्यादा लोग को मिला है, पता है ना तुमको, ये वो तरीका है। तो इस केस में आपके पास हमेशा बेस्ट होता है कि या तो याद रखो भाई, एडुटेरिया मैगजीन में भी ये दिया हुआ है, तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। स्टिल अगर नहीं पढ़ के गए हो, स्टिल अगर याद नहीं है, तो ऑलवेज बेटर टू चूज मोर देन वन, क्योंकि आपको इतना तो समझ में आ ही रहा है कि ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये आपका इंडिविजुअल है, तो मतलब तीनों को मिला है वैसे यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए यार कि बेटर और सेफेस्ट इसमें मोर देन वन अबव ही मारना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आकाश तीर, एक सिंपल सा आपको थंब रूल बता रहे हैं भाई, जब भी कोई सवाल आए और वो नेशनल इंटरेस्ट में हो, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, तो मेरे भाई वो सही होता है। कुछ नेशनल सिक्योरिटी से सही हो तो कभी भी कोई सवाल, कभी भी कोई सवाल किसी भी मतलब तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को, नेशनल प्राइड को अंडरमाइन नहीं करेगा, मतलब बुरी नजर में, बुरे लाइट में नहीं दिखाएगा। सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट आकाश तीर, आकाश तीर इज द कोर ऑफ द इंडियन आर्मीज एयर डिफेंस सिस्टम। हो ही सकता है भाई, आकाश तीर है, कोर में क्यों नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है, इट सीमलेसली इंटीग्रेट्स इंडियाज लार्जर C4ISR। हम कह रहे हैं हमको नहीं पता ये सब, हम कह रहे हैं हमको नहीं पता, तो सबसे सही तरीका क्या है ना, इस स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ो। पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट आकाश तीर, ठीक है, आकाश तीर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, आकाश तीर इज द कोर ऑफ द इंडियन आर्मी डिफेंस सिस्टम। हो सके हमको नहीं पता, हमको मजा नहीं आ रहा है, तो पढ़ो इसको, आकाश तीर इज नॉट द कोर ऑफ द इंडियन आर्मी डिफेंस सिस्टम। गलत लग रहा है सुन करके, आगे और पढ़ो और मजा आएगा। इट सीमलेसली इंटीग्रेट्स इंडियाज लार्जर C4ISR।
इट डज नॉट सीमलेसली इंटीग्रेट्स, कितना सुनने में खराब लग रहा है। यह भारत का व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत नहीं करता है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के राजनीतिक बदलाव को नहीं दर्शाता है। क्या बात कर रहे हो, सुनने में सही लग रहा है। कोई भी चीज अगर हम नेशनल डिफेंस की बात कर रहे हैं, इंडियन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो इतना खराब तरीके से नहीं लिखेगा। तो आपको ये बी और सी तो पक्का है तो ए भी सही, तो मोर देन वन अबव हो जाएगा। पर ये सब सवाल फ्री में नंबर बांटता है। जो आदमी इसको गलत कर देता है वो मतलब तैयारी का दिक्कत नहीं है, फिर आपका दिमाग में दिक्कत है। फिर क्या है, कौन सा डिफेंस प्लेटफॉर्म जो है वो भारत का इंडिजिनस मिलिट्री इकोसिस्टम से आया, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट, जो कि आपका सपोर्ट बाय मेक इन इंडिया। सिंपल सी बात है भाई, कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सा भारतीय इससे बना हुआ है। अर्जुन तो पक्का दिख ही रहा है भाई। एडवांस टावर गन सिस्टम, ये अगर आप देखेंगे तो टाटा द्वारा बनाया गया था। तो अब ये सब सवाल मतलब आप घूम फिर के अगर आपको कभी भी इस टाइप का सवाल आए ना कि मतलब जो थोड़ा सा पॉजिटिव लाइट में कुछ दिखाना चाह रहा है, कोई बढ़िया तरीके से कुछ शो करना चाह रहा है, तो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप मोर देन वन अबव मारिए। क्योंकि अपनी इंडिजीनियस मिलिट्री इकोसिस्टम जो है ना भाई, हम लोग एशिया पावर इंडेक्स में आप देखिए 3rd पे आते हैं, फायर पावर इंडेक्स में, तो अपना आर्मी इंडेक्स में हम लोग 4th पे आते हैं। तो इसका मतलब है कि वी हैव जेन्युइनली अ स्ट्रांग आर्मी। तो चांसेस है कि यार इंडिया इतना कुछ बनाता रहता है अभी, और जब से प्राइवेटाइजेशन, इंडिजिनस डिफेंस लिस्ट ये सब आ रहा है ना, तो डिफेंस इंडिया का एक्सपेंड हो ही रहा है मेक इन इंडिया के अंदर। तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज अ होलोकास्ट मेमोरियल डे। हम आपको एक बात बताते हैं, हमको इसका कोई जानकारी नहीं है, हम आज तक नहीं सुने हैं इसके बारे में, पर फिर भी ये सवाल सही किए। कैसे सही किए, सिंपल सा एक क्या थंब रूल आपको याद रखना है कि अगर दो ऑप्शंस एक जैसा है, अगर दो ऑप्शंस एक जैसा है, तो फिर आपको, जैसे यहां पर देखो, जो बार बार जैसे जनवरी जनवरी, तो अब 1 फरवरी, तो 90% चांस है कि आंसर इन दोनों में से एक होगा। 90% चांस है कि आंसर इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। होलोकास्ट मेमोरियल डे पूछ रहा है, आगे भी आप देखेंगे, आपको दिखाएंगे आगे, तो अगर या तो 15 होगा या तो 27 होगा। अब आपको अगर इनमें से चुनना है तो होने का कुछ भी हो सकता है भाई, 15 जुलाई जनवरी भी हो सकता है, 27 जनवरी भी हो सकता है। हम आ गए हैं 50-50 पे। अगर आप 50-50 पे खड़े हैं मेरे भाई, तो हमको एक बात बताओ, क्या हम ऐसा बात कर सकते हैं कि अटेम्प्ट इसको लेना जरूरी है? अब तो बिल्कुल लेना जरूरी है। तो अब हम 15 पे जाएं कि 27 पे जाएं? तो उसके लिए तीनों नंबर देखो, 10, 15, 27। अब एक थंब रूल मान के चलो, ठीक है। थंब रूल क्या है, कॉमन नंबर्स आर ऑफन यूज्ड एज फिलर्स। ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान देना, कॉमन नंबर्स आर ऑफन यूज्ड एज फिलर्स। मान लेते हैं ये भी 27 होता या ये 16 होता, तो फिर थोड़ा आदमी और सोचता भी। 10, 15 जानबूझ करके दिया, 10, 15, 27, ये 10, 15 फिलर है भाई। तो सबसे आसान आदमी को ऐड करना क्या होता है कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसा डाल देगा। तो फिर इसका मतलब है कि अगर हमको अटेम्प्ट, क्या ये सही होगा क्या जो हम कह रहे हैं कॉमन नंबर्स और ऑफन फिलर्स, क्या ये हर बार सही होगा क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा हर बार। पर फिर भी अगर हमको अटेम्प्ट लेना ही है ना, अगर हमको कुआं में जाना ही है, तो बेहतर है कि आप ऐसे कुआं में जाए जहां से वापस मतलब निकलो तो मीठा पानी लेके निकलो। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका 27 जनवरी। क्यों? क्योंकि 10, 15 नॉर्मल चीज है। अगेन अब ये सब सवाल आपको ट्रिक से थोड़ी होता है, ये सब आपको पता है भाई। 34 का हार्ट लैम्प इतना चला है कि किसी को पता नहीं। फिर क्या पूछ रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूछ रहा है कि 3 ईस्टर्न रिवर्स भारत को मिला था। तो हम लोग को पता है ये बात कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत को मिला था, चेनाब, झेलम और इंडस। तो यहाँ पर झेलम सही हो जाएगा, आसान चीज है। अब आ जाओ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना को कोशिश करना, समझने की। कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सा कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर, यानी कि यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में कौन से कथन सही हैं? क्या क्या सही है ये पूछ रहा है, ठीक है। अब हमको नहीं पता भाई कि क्या सही है क्या गलत है। ऑप्शन एक बार अगर देख रहे हैं ना, तो ऑप्शन में हमको ये दिख रहा है कि 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। इसका मतलब 1 सही है, 1 में हम दिमाग नहीं लगाएंगे। और फिर भी एक बार वापस से पढ़े तो दिख रहा है कि सीपीएम आपका चाइल्ड माल न्यूट्रिशन को रखता है एक फैक्टर, जिससे कि हेल्थ हेल्थ और नरिशमेंट के ऊपर। सही लग रहा है भाई, क्यों नहीं रखेगा, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन रखना ही चाहिए, बढ़िया। अब दूसरा पे आओ, दूसरा क्या, अब यहाँ पर देखो 4th कहीं भी नहीं है,
तो इसका मतलब फोर्थ कहीं नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ तो ऑलरेडी कट गया भाई आपका। अब आया फीमेल लिटरेसी इज इंक्लूडेड टू रिफ्लेक्ट डेप्रीवेशन इन एजुकेशन एंड नॉलेज। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, आई डोंट नो। तीसरा ऑप्शन क्या है, यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है। अगर 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 कैपेबिलिटी का जो पॉवर्टी मेजर है मेरे भाई, अगर वो फीमेल लिटरेसी और मेल लिटरेसी दोनों को मानता ना, तो फिर वो लिटरेसी नहीं बोल देता, इट कंसिडर्स लिटरेसी एज अ की इंडिकेटर। लिटरेसी इज इंक्लूडेड टू रिफ्लेक्ट डेप्रीवेशन इन एजुकेशन एंड नॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई चांसेस है कि यार आपका अगर लिटरेसी नहीं है और दो ऑप्शंस एक जैसे हैं, मतलब कि एक मेल लिटरेसी की बात कर रहा है, एक फीमेल लिटरेसी की बात कर रहा है, तो दोनों में से एक ही सही होगा, दोनों सही नहीं होंगे, पहली बात तो। ठीक है, दूसरा बात, अब आपको चुनना पड़ेगा मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी में से एक। अगर आपको मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी में से एक चुनना है ना, तो सबसे सही तरीका क्या है भाई, वल्नरेबल सेक्शन जो है उसको चुनो। हमेशा याद रखना, ऑलवेज चूज द वल्नरेबल सेक्शन। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है वल्नरेबल सेक्शन कौन होते हैं भाई, दिव्यांगजन हो गए, एल्डरली हो गए, एसटी एससी हो गए, फार्मर्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, वुमेन हो गए, ओल्ड एज हो गए, ये सब लोग। तो अगर आपको ऑप्शन में ये लोग दिख रहे हैं तो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप वल्नरेबल के साथ जाइए। फीमेल लिटरेसी, मेल इलिटरेसी में हु इज द वल्नरेबल ओवर हियर, फीमेल इलिटरेसी। तो ऑप्शन आपका दो सही होगा, ठीक है, तो एक और दो ऑप्शन होगा। ये सब सवाल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, पर ये सब सवाल अगर आप गलत कर रहे हैं ना, तो आपका पैड में कुल्हाड़ी मार दीजिएगा, ठीक है। Which of the following is not among the top 10 principal commodities of India's export? सबसे पहली बात भाई, अगर हम बात कर रहे हैं कि ये कितने का दिया, मतलब क्या है ये, आपको वॉल्यूम बेस्ड तो नहीं है ना, वॉल्यूम के हिसाब से नहीं है, कॉस्ट के हिसाब से है। पहली बात तो क्यों, क्योंकि वॉल्यूम होने से वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करेगा कि मैं वॉल्यूम का बात कर रहा हूं। ऑप्शंस में क्या है, पेट्रोलियम, आयरन एंड स्टील, बासमती राइस। भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर है, हम लोग क्रूड लेते हैं और पॉलीमर दबा के बेचते हैं बाहर। आयरन एंड स्टील अगेन हम लोग दबा के भेजेंगे भाई बाहर। बासमती राइस, चावल, क्या बात कर रहे हो तुम, चावल उवल कहां से, चावल जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, हम लोग अरब नेशंस में भेजते हैं। इंडिया के बारे में कहा था कि इंडिया इज अ नेट वाटर एक्सपोर्टर, इसका मतलब हम लोग अधिक पानी एक्सपोर्ट कर देते हैं जितना हमारे पास आता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, राइस आपको उगाने में बहुत पानी लगता है, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं मेरे भाई, पर वो आपका पेट्रोलियम और आयरन स्टील को कैसे क्रॉस कर सकता है। तो हमेशा सेफेस्ट है भाई कि बासमती राइस ही मारो। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, आईएसएफआर का डेटा मेरे भाई, अगेन ये सब सवाल अगर आप गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। आपको आईएसएफआर से सवाल गलत हो रहा है, आपका सेंसस से सवाल गलत हो रहा है, आपका बजट से सवाल गलत हो रहा है, आपका इकोनॉमिक सर्वे से सवाल गलत हो रहा है, तो मेरे भाई देयर इज समथिंग, मतलब कुछ फाउंडेशनल प्रॉब्लम है आपके साथ, तो उस पर कवर कीजिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हैड लार्जर शेयर इन इंडिया इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट। हमको इतना पता है भाई कि रसिया यूक्रेन रोज लपड़ थपड़ कर रहा है, जब से क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ है, उसके बाद से जब से पहली बार वो मैटर स्टार्ट हुआ आपका 2019-2020 से, तब से इसके ऊपर न्यूमरस सेक्शंस लग रहे हैं, काटसा, फिर वोस्त्रो भी, इसका वोस्त्रो में भी लफड़ा हो गया था। मतलब कुल मिलाकर के रशिया इज फेसिंग अ टफ टाइम ओवर सैंक्शंस, तो रशिया तो नहीं हो सकता है भाई। बचा क्या, आयरलैंड या फिर आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देखोगे तो ट्रॉपिकल कंट्री है नीचे, तो उससे मतलब छोटा है, आइलैंड नेशन टाइप का है, तो उससे बेटर है कि अगर हमको मारना है तो हम आयरलैंड की ओर मारें। दूसरा आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर देखोगे तो दो ऑप्शन आई आई करके दिया हुआ है, तो तब भी आपको मन में खटकना चाहिए कि भाई इन दोनों में से ही एक होगा, ठीक है। इसका आंसर आयरलैंड है। क्या है भाई, ये इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, पहला पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि इट प्रोवाइड्स क्यूआर बेस्ड ई वैक्सीनेशन। दे ही सकता है भाई, इतना इसमें कौन सा बड़ा बात है। इट फैसिलिटेट्स द क्रिएशन ऑफ आभा अकाउंट फॉर पेरेंट्स, हाँ ठीक है भाई, दे सकता है। दिस पोर्टल इज एक्सेसिबल इन 11 रीजनल लैंग्वेज। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा कि यार ये 11 रीजनल लैंग्वेज वाला गलत होगा, क्योंकि भारत में से ज्यादा लैंग्वेज है। तो दिस इज पॉसिबली ट्रू कि आपको लगे कि ये सवाल गलत है, मतलब ये ऑप्शन सी गलत है, पर एक्चुअल में सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है।
एक्चुअल में सारे ऑप्शन सही हैं। अब आपको और एक चीज अगर आप बताएंगे दिखाएं आपको ना, तो हर ऑप्शन में देखोगे ना तो मोर देन वन अबव रहता है भाई, इस वाले में नन ऑफ द अबव भी है। तो मतलब चांसेस है कि नन ऑफ द अबव मारना भी, पर एग्जाम हॉल में हिम्मत थोड़ा कम होता है आदमी को, तो छोड़ देते हैं। फिर क्या भाई, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज जॉइंटली डेवलप्ड द नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक। कुछ तो लग रहा है भाई कि अर्बन मतलब रूरल अर्बन में जो अर्बन होता है उसका कुछ तो इनोवेशन का बात चल रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग वगैरह है, तो इसका मतलब है कि कुछ हो सके प्लानिंग से रिलेटेड हो, कोई बढ़िया लेआउट बन रहा हो XYZ। तो बोल रहा है कि और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के साथ मिलकर काम कर रहा है। ऑप्शन में क्या है, पहला है मैती। मेरे भाई मैती कैसे होगा, कोई स्टैक डेवलप हुआ है सॉफ्टवेयर की तरह, कोई मिनिस्ट्री ने किया है, वो तो कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइप का चीज होगा ना, तो वो नहीं करेगा। नीति आयोग का काम क्या है भाई, नीति आयोग का काम है फेडरलिज्म को इंश्योर करना, बी इट कोऑपरेटिव बी कॉम्पिटिटिव। नीति आयोग का ये काम है ही नहीं। तो फिर आपका, और दूसरा कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डू नॉट फाइंड हिडन ट्रैप्स इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन बिकॉज नॉट एवरी क्वेश्चन कंटेन दोज ट्रैप्स, रादर यू विल गेट ट्रैप्ड योरसेल्फ। पूछ रहा है नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक, यहाँ ऑप्शन में को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स दिख ही रहा है, फिर क्यों दिमाग लगा रहे हो, कहां जाएगा इतना दिमाग लगा करके। मारो इसको भी साफ साफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ने हाईएस्ट कंस्ट्रक्ट किया, पता नहीं भाई, ये सब याद रहेगा तो बताएंगे। बिफोर द लॉन्च ऑफ किसान ऋण पोर्टल, किसान ऋण पोर्टल से पहले फार्मर लोग को, किसानों को मैनुअल क्लेम करने के लिए किसके पास जाना पड़ता था। हमको उतना नहीं पता भाई, हमको इतना बात पता है कि एनपीसीआई जो है ना वो भीम है, जो भीम है वो एनपीसीआई है। तो एनपीसीआई कहां से आएगा, काटो उसको। फिर बच रहा है आरबीआई एंड नबार्ड। नबार्ड आपको पता है कि यार ये किसान विसान से रिलेटेड रहता है, तो चांसेस है कि नबार्ड होगा। फिर क्या है भाई कि देखो ये क्या पूछ रहा है, समझो, किसान अपना ब्याज अनुदान के लिए कहां जाता था। अरे भाई किसान अनुदान के लिए कोई बैंक जाएगा, किसी तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन जाएगा, मंत्रालय में जाकर के थोड़ी मांगेगा, मंत्रालय में जाके पर्चा थोड़ी लेके जाएगा। मंत्रालय ये डिसाइड करेगी कि किसान ऋण पोर्टल लेकर के आते हैं, मंत्रालय ये डिसाइड करेगी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, पर मेरे भाई मंत्रालय ये काम थोड़ी कर देगा। तो बचा क्या आपके पास, आइदर आपका ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, आइदर आरबीआई या नबार्ड होगा, या तो एनपीसीआई या आरबीआई होगा। आरबीआई कॉमन हो गया तो आरबीआई पे भी बात खत्म हो गया, बचा क्या, नबार्ड या फिर एनपीसीआई। भाई नबार्ड क्या बात करो, नबार्ड का काम ही यही सब है, तो नबार्ड रह जाएगा आपका, वो कट जाएगा। ठीक है। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, अगेन अगर आप एडुटेरिया पढ़े होते तो आप ये सवाल भी बना सकते थे। एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, कौन कम मल्टी डिमेंशनल पोवर्टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 6% मल्टी डिमेंशनली पुअर। अब एक्चुअल में एग्जाम में क्या होगा भाई, हमको पता है कि एक कोनोटेशन है बीमारू राज्य। बीमारू राज्य में आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, और हमको ये बात पता भी है कि यूपी बिहार में मतलब आपका मल्टी डिमेंशनली पुअर बहुत लोग हैं। तो ये तो आपको पक्का पता है कि यार यूपी तो हो ही सकता है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल, क्योंकि एग्जाम बाद में आया, उस समय तक जम्मू कश्मीर तो आपका यूटी बन चुका था मेरे भाई, तो ये यहां से हट जाएगा, क्योंकि ये केवल स्टेट पूछा, स्टेट/यूटी पूछता तो भले ही कोई बात होती। तीसरा क्या बचा, हिमाचल प्रदेश, तो भाई ठीक है, जम्मू कश्मीर तो यूटी है, ये ऑब्वियसली बीमारू है, तो इसका मल्टी डिमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स ज्यादा ही होगा। बचा क्या, हिमाचल प्रदेश। मैच करने बोला है, सिंपल सा है भाई, अगर ढंग से देखोगे तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी नहीं याद है ना, फिर भी आपको ये याद होगा, इनमें से पैट स्कीम क्या है भाई, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, सिंपल सी बात है, रिड्यूस करना। लाइफ क्या है भाई, सिंपल सी बात है कि अच्छा ये नहीं भी आपको मान लेते हैं याद है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल लेवल स्ट्रेटेजी है, पता ही होगा। इस तरीके से आप दो सवाल भी ऑप्शन में देखेंगे तो आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है। अब ये सवाल देखो जरा 47 नंबर भाई, क्या बोल रहा है, PLFS लेबर फोर्स सर्वे की बात कर रहा है। ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है भाई कि देयर इज अ ग्रेटर इंक्रीज इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ रूरल फीमेल्स एज कंपेयर टू अर्बन फीमेल्स। एक बात बताओ, रूरल फीमेल काम में मतलब ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहां पर होगा, रूरल फीमेल में होगा कि अर्बन फीमेल में होगा। बिल्कुल रूरल फीमेल में होगा, क्योंकि वहां पर लोग एग्रीकल्चर का काम करते रहते हैं भाई, डिस्गाइज टाइप का। तो अब रूरल में जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा वहीं पर ना ज्यादा लोग मतलब ये करेंगे, ज्यादा लोगों की इंप्लॉयमेंट लगेगी, ज्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल समझो भाई,
कोई आदमी है जिसका मान लो आ रहा है, कैसे तुम देखो बिहार में बोलता है कि बिहार का इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, वाई? क्योंकि बिहार का इकोनॉमी इज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो स्मॉल है तो इंक्रीमेंटल जो मतलब राइज है ना, हल्का भी बढ़ता है तो परसेंटेज ज्यादा आ जाता है, इसको बोलते हैं स्मॉल बेस इफेक्ट। सेम चीज है पहले वाले में, तो पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। दूसरा क्या बोल रहा है भाई, 36 स्टेट्स में 90% का नेशनल एवरेज से कम है। ये एकदम एक्सट्रीम हो गया भाई, नेशनल एवरेज से कम। देखो भाई 50% तो हुआ नेशनल एवरेज, अब ये कह रहा है 90% स्टेट्स का पर्सनल एवरेज से ही कम है, तो ये कहां से सेंस बना रहा है, ये बात एक्सट्रीम हो गया ये। उसके बाद दूसरा एक्सट्रीम चीज क्या है, फॉर ऑल एजेस। भाई कोई एज तो हो सकता है कि नहीं होगा, फॉर ऑल एजेस कैसे लिख दे रहे हो, मतलब एक्सट्रीम बना दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, द शेयर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन एग्रीकल्चर हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड। क्या बात कर रहे हो भाई, तुम खुद मन में सोचो, 2017 से लेकर के 2024 तक माइग्रेशन अधिक हुआ कि कम हुआ? ऑब्वियसली अधिक हुआ। माइग्रेशन अधिक हुआ तो जो घर पे महिलाएं बच गई वो क्या काम कर रही हैं, वो खेत संभाल रही हैं। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेटली, इस टर्म को कहा जाता है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जहां पर इंडिया हैज लार्ज नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फीमेल एग्रीकल्चरल वर्कर्स देन मेल, क्योंकि फीमेल वहीं रह जाती है, मेल बाहर सूरत गुजरात कहीं काम करने चला जाता है। ठीक है, तो सी भी गलत होगा, बी भी गलत होगा, आपको पता चल गया, आपका ऑप्शन ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ 2020 का पॉलिसी? भाई जो चीज पुराना होगा वही नहीं रहेगा। आपको पता है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन अभी 1-2 साल से आपका न्यूज में आ रहा है। रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सेलेंस फ्रेमवर्क, पता नहीं भाई। अटल इनोवेशन मिशन हमको बहुत पहले से पता है, तो वही मार देना। शेयर ऑफ एमएसएमई, अगेन पता रहेगा तो बन जाएगा, नहीं पता रहेगा तो नहीं बनेगा। अब 50 सवाल देखो, एक सेकंड जरा हम पानी पी लेते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री? ठीक है, लगभग 87% ऑफ द इंडिया सीमेंट इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू मेजर स्टेट्स। फ्यू मेजर स्टेट्स, 3 मेजर स्टेट्स नहीं लिखा है। समझ लो कहने का मतलब कि कुछ उनमें से कुछ हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये गलत क्यों लग रहा है तुमको? अगर यही 3 मेजर स्टेट लिख देता ना तो फिर आपको शक होना चाहिए था कि केवल 3 में होगा क्या इतना सारा। फ्यू मेजर लिख दिया भाई, फ्यू में तो 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये सही होगा। दूसरा क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड। पता नहीं यार है कि नहीं है, ज्यादा आइडिया नहीं है हमको इसके बारे में। मोस्ट सीमेंट्स इन इंडिया आर लोकेटेड फार फ्रॉम द रॉ मटेरियल सोर्सेज एंड नियर द पोर्ट्स टू सपोर्ट एक्सपोर्ट्स। कह रहा है कि रॉ मटेरियल सोर्सेज से दूर रहता है, मान सकते हैं हम। पर एक बात बताओ, फॉर अ कंट्री विच इज डेवलपिंग लाइक इंडिया, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल पे एक्सपैंड हो रहा है, तो भाई हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी तो है। यहां पर ये मोस्ट की जगह पर फ्यू लिख देता तो हम मान भी लेते कि ऐसा हो सकता है कि कुछ सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट प्लांट होंगे भाई, हो सकता है। मोस्ट मतलब काफी सारे भाई, काफी सारे। भारत में नहीं सीमेंट का खपत हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा खपत हो रहा है भाई, वन ऑफ द हाई, मतलब सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन है भाई ये। इतना तेजी से सब कुछ डेवलप हो रहा है, उसको बहुत सारा सीमेंट चाहिए, रोड चाहिए, गति शक्ति प्रोजेक्ट चल रहा है, भारतमाला, क्या क्या प्रोजेक्ट है भाई, इतना पैसा उसको मतलब सीमेंट खर्चा होगा इसमें, तो ये ऑब्वियसली गलत है। 3 गलत है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये 1 और 2 में से एक चुनना है आपको। 1 और 2 में सबसे सेफ क्या है, ये एकदम जनरल है भाई। फ्यू लिख दिया, 2-3 लिखता तो मेरा थोड़ा कान खड़ा भी होता। सही, ओनली 1। अब एक चीज और बता रहे हैं, ध्यान रखना। डिटेल डोमिनेट्स, या फिर और बेहतर तरीके से कहा जाता है डेविल लाइज इन द डिटेल्स। अगर कोई चीज बहुत डिटेल तरीके से दे रहा है, अगर किसी चीज को ओवर एक्सप्लेन किया जा रहा है, अगर किसी चीज को सब तरफ से खोल खाल के दिखाया जा रहा है, इसका मतलब वो सही होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि बिहार का जो मिशन दक्ष है उसके पीछे का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताइए। पहला क्या है भाई, टू इंक्रीज द स्कूल एनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, हो सकता है,
टू प्रोवाइड, वैसे तो भाई ये आपका आसान एमसीक्यू है, वैसे तो ये आसान है, क्यों? क्योंकि आपको एडुटेरिया में ही मिल जाता है ये, पर फिर भी मान के चल रहे नहीं मिला आपको, नहीं पढ़े आप, ठीक है। टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू टीचर्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल, हो सकता है। टू ऑफर पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग फॉर लैगिंग स्टूडेंट्स टू रीच ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज। ज्यादा डिटेल कौन सा ऑप्शन है भाई, ज्यादा स्पेसिफिक कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। समझ में आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स अंडर द युवा फ्रेमवर्क। हम फिर से कह रहे हैं भाई, मेरे चैनल के ऊपर बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो डाला हुआ है, उसको जाओ अच्छे से देखो, मैंडेटरी है उसको देखना। पूछ रहा है कि स्टार्टअप पॉलिसी के तहत युवा फ्रेमवर्क में कौन कौन आता है। युवा फ्रेमवर्क में क्या होगा भाई, सिंपल से लग रहा है, युवा है तो ये फील तो देना चाहता होगा कि यूथ लोग को हम स्टार्टअप के लिए मोटिवेट करें। बहुत बढ़िया, देखते हैं भाई। वाइब्रेंसी इन द एजुकेशन सिस्टम, अच्छा इसका मतलब अगर हम पढ़ाई उसको अच्छे से करवाएं ताकि उसका जो माइंडसेट है वो इस हिसाब से डेवलप हो कि वो एक नया वेंचर स्टार्ट करने के लायक हो। बिल्कुल यार, कुछ गलत तो लग नहीं रहा है, सही लग रहा है। रेगुलेटरी एनेबलर्स फॉर सपोर्ट, ये कितना जनरल बात है। रेगुलेटरी एनेबलर्स फॉर सपोर्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं? समर्थन के लिए नियामक, समर्थन के लिए नियामक समर्थक, मतलब उसको समर्थक चाहिए भाई। पूरा बैंकिंग का सिस्टम, मतलब बैंक को लोन दे पाना, फिर आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो नॉर्म्स हो गए, एक्स वाई जेड, देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ यार, ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट हो गया ना, रेगुलेटरी एनेबलर्स, तो ये भी सही होगा। तीसरा क्या है? इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम्स, ये थोड़ा सा खटकना चाहिए तुमको, ये थोड़ा सा खटकना चाहिए। क्यों खटकना चाहिए? अच्छा, ये मोर देन वन अब खुद कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों तो सही है, तो अब बचा ये। तो भाई सिंपल सी बात है, मार्केट इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन, यहां हम बिहार स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, ये तुमको बाकी दोनों के हिसाब से ये तुमको अजीब सा नहीं लग रहा है, तो काटो इसको। बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, भाई देखो, भले ही 2025 में, मतलब ये पेपर कब होता, 2024 में हुआ था पीटी दिसंबर में, तो 2023 से 24 का डेटा है, उसी साल के इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। अगर ढंग से पढ़े होते तो ये एग्जैक्ट आपको, मतलब कोई बहुत टफ डेटा नहीं है कि यार इतना टफ डेटा कैसे दे रहा है, ये आसान डेटा है। आप मेरा इकोनॉमिक सर्वे भी देख लीजिएगा ना, तो इस तरह का सवाल आपको एकदम आसानी से आप चुटकी में बजा दीजिएगा, ठीक है। फिर आओ 54 नंबर सवाल। अगर आप अभी गौर से देखिएगा ना, तो हम लोग लगभग 50-55 सवाल पे आ चुके हैं, और 50-55 सवाल में मुश्किल से 3-4 सवाल ही हम लोग बोले कि छोड़ दो छोड़ दो, उसके अलावा बचा हुआ मतलब 45 सवाल में कम से कम हम लोगों ने अटेम्प्ट मारा है, और इन 45 सवाल में 5 से 6 से ज्यादा गलत नहीं हुआ अब तक। क्या है? द प्रोपोर्शन ऑफ द यंग पॉपुलेशन इन बिहार इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बाय 2041। इसका मतलब क्या है कि 2041 तक पॉपुलेशन आपका बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा, ठीक है। इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू पीक, बिहार डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू पीक अराउंड 2041। इस जगह पर कह रहा है कि आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो पीक करेगा। यार ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो सही होगा। तीसरा का पता नहीं क्या है। द एल्डरली पॉपुलेशन इन बिहार इज एक्सपेक्टेड टू राइज मोर शार्पली देन इन इंडिया। पता नहीं, सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। हम क्या करें, हम ऑप्शन पे आएंगे। अगर ऑप्शन में 1, 2 एंड 3 करेक्ट देता तो फिर हम कुछ और सोचते भी। ऑप्शन में ये तो दिया नहीं है भाई, दो दो का पेयर ही चुनना है आपको, तो सबसे बेटर पेयर तो यही होगा ना, 1 एंड 2, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो आप ए मारिए, आगे बढ़िए, ठीक है। 55 नंबर, अगेन समझने की कोशिश करो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग द बिहार। हमको इतना बात बताया भाई कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से माइग्रेशन बहुत अधिक होता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर आदमी जो है वो चले जाते हैं बाहर नौकरी करने के लिए, और महिलाएं घर में रह जाती हैं, तो जो खेती बाड़ी का काम है वही संभालती हैं। ज्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत हैं, ज्यादातर, बिल्कुल नहीं भाई। घर में हम खुद अपनी मम्मी को देख रहे हैं ना, बहनें मेरी ठीक है करने लगी, पर हम खुद अपने घर परिवार में देख रहे हैं यार, ऐसा बात तो नहीं है कि सब लोग एकदम औपचारिक, और मतलब वो, मतलब औपचारिक का मतलब क्या हुआ भाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मल जॉब कर रहे हैं, नहीं।
द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफन सर्विंग एज हेल्पर्स इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस। ये सही लग रहा है भाई, तो खुद ही देखो, मेजोरिटी ऑफ द वुमेन आर एंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर। बिल्कुल नहीं भाई, हम लोग फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ते आए हैं, तो ये कैसे होगा? ऑप्शन बी आसान सवाल है ये सब के लिए। अब तुम बोलोगे कि भाई कि सर हमको पीएलएफएस सिखा दीजिए, हमको पीएलएफएस पढ़ा दीजिए। अरे क्यों पढ़ाना है पीएलएफएस? पीएलएफएस के जो सवाल आए वो पीएलएफएस के थे ही नहीं भाई। तुम्हारा दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उस पर बनता सवाल ये। द पावर टू रिक्रूट द सेक्रेटेरियल स्टाफ। फिर से मेरे साथ रिपीट करो, डिटेल डोमिनेट्स, डेविल लाइज इन द डिटेल। पीएमओ, यूपीएससी, एसएससी। भाई एक बात तो बताओ, सेक्रेटेरियल स्टाफ के लिए यूपीएससी क्यों आएगा, पीएमओ क्यों आएगा? प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द लोकसभा का स्पीकर, बिल्कुल सही लग रहा है, तो ये मारेंगे हम डी। आपको नहीं भी पता होगा भाई, फिर भी सेक्रेटेरियल स्टाफ है, कोई आपको एकदम सेक्रेटरी, मतलब समझो कहने का मतलब, कोई ऐसा आपका मिनिस्टर का बात तो कर नहीं रहा है। तो वो है कि भाई लोकसभा जो होता है, जैसे आप देखते होंगे ना, तो एक होता है ना लोकसभा का रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, आरओपी सीओबी, ये दोनों अलग अलग होता है। लोकसभा का अलग किताब होता है, राज्यसभा का अलग किताब होता है। तो ये सब आपका लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, उनके देखरेख में किया जाता है। अटॉर्नी जनरल क्या है भाई? सिंपल एक वकील की तरह है। इज नॉट एंटाइटल्ड टू ऑडियंस। क्या बात कर रहे हो भाई, बिल्कुल ऑडियंस की तरह है। ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर। बिल्कुल एकदम आसान सवाल, ये सब तो फ्री है भाई, ये सब सवाल फ्री है। कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्टिसिपेट तो कर सकता है, वोट नहीं कर सकता है भाई। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है अटॉर्नी जनरल, तुम क्या बात कर रहे हो? ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है अटॉर्नी जनरल, तो पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेगा? वोट भले नहीं कर पाएगा। इज अ होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। होल टाइम काउंसिल का गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है ना, पूर्णकालिक सलाहकार हैं। मतलब अगर ये 5 साल के लिए रहेगा, एग्जाम्पल मान लो, इनका फिक्स टेन्योर नहीं होता है, तो अगर ये 5 साल के लिए रहता है तो ये 5 साल केवल और केवल वही काम करेगा? बिल्कुल नहीं, ये जब जरूरत पड़ा तो इनका काम करेगा, बाकी फिर अपना काम करेगा। इट इज अ पार्ट टाइम काउंसिल। और आपका घटना चक्र भी है, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है ये। वैसे इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स, इससे और अच्छा क्या होगा? साफ साफ दिख रहा है आपको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो कि आपका मतलब कि कॉन्करेंट लिस्ट में जाता है। अब हमको ये बात पता है भाई कि हम पीवाईक्यू बनाए हुए हैं। पीवाईक्यू में बताता है कि जो 42nd संवैधानिक संशोधन था ना, उसमें 5 चीज थे जिसको आपका स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ढकेला गया। 5 लिस्ट थे, क्या थे? कैफे डब्ल्यू। सी से क्या हो गया भाई आपका? सी से आपका हो जाएगा कोर्ट्स के ऊपर, मतलब कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो छोटे मोटे कोर्ट हैं उनके रिलेटेड था। ए से क्या हो जाएगा आपका? एनिमल से रिलेटेड था। एफ से क्या हो जाएगा आपका? फॉरेस्ट से रिलेटेड था। ई से क्या हो जाएगा आपका? एजुकेशन से रिलेटेड था। डब्ल्यू से क्या हो जाएगा? वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, सिंपल सी एक बात बताओ भाई, इनकम ऑन एग्रीकल्चर तो एकदम स्टेट सब्जेक्ट है, ये आप सबको पता है। तो दो तो ऐसी काटो, दो तो ऐसी काटो, तो ऑप्शन आया 1 एंड 4 या फिर केवल 4। ठीक है, अब 1 आपको पता है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, अभी आप देख रहे हैं यहां पर कि ऐसा होते हुए। 4 जो प्राइस कंट्रोल है, ये भी आपका कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, तो आप इसमें टिक मार दीजिए। 1 तो है ही ना भाई, ये तो क्लियर ही है ना। अगर 1 प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ से ही 1 आ गया ना भाई, ये देखो वाइल्ड लाइफ एनिमल, तो 1 तो है ही, 1 केवल एक में है, तो बात ऐसी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा डीपीएसपी गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करता है? देखो, विलेज पंचायत, बिल्कुल सही। आर्टिकल नंबर कितना है? शायद 40 होगा, देख लेना एक बार। कॉमन सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44। ये तो लिबरल है भाई, इसमें तो डाउट ही नहीं। जहां पर 2 दिखेगा पूरा काट देंगे, जहां पर भी 2 दिखेगा। अच्छा क्या बोला? डू नॉट फॉलो पूछ रहा है ना, तो 2 तो पक्का नहीं है, तो 2 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर, इसको काट देंगे। विलेज पंचायत, विलेज पंचायत तो भाई मेरे नहीं होगा, तो इसको भी काटो, क्योंकि पंचायत तो पूरा मतलब गांधी जी से ही इंस्पायर्ड था वो पंचायत सिस्टम। फिर बचा क्या? ओनली 2 या 2 एंड 4? 4 क्या है भाई? राइट टू वर्क। अच्छा 3 क्या है? प्रमोशन टू
प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, भाई कॉटेज इंडस्ट्री अगेन आप देखिएगा तो कॉटेज इंडस्ट्री अगर आप देखिएगा तो फिर ये आपका उसी से रिलेटेड है, मतलब विलेज इकोनॉमी से रिलेटेड है, मतलब सेल्फ सर्वाइविंग विलेज से रिलेटेड है। तो अगेन ये लेबर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज के बारे में, मतलब जो इनिशिएटिव है जिसमें कि आप कहते हैं ना कि ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट होता है कि एवरी विलेज इन इटसेल्फ इज अ रिपब्लिक, हर विलेज खुद से सबको सर्वाइव कर पाए, तो उसके लिए कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते थे वो। तो ये वो बात करते थे, ये वो बात करते थे, बचा क्या, कॉमन सिविल कोड और राइट टू वर्क। एक बात बताओ भाई, गांधी जी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पूरे खिलाफ थे, गांधी जी के हिसाब से तो इंडस्ट्रीज होने नहीं चाहिए, इंडस्ट्री होते भी तो कॉटेज के चरखा वाले होते, तो राइट टू वर्क तो वो नहीं बोलेंगे। तो आपका ऑप्शन 2 एंड 4 विल बी द आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये सब आपको पता होना चाहिए भाई, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये सब सवाल गलत करके आ रहे हैं तो फिर तो आपको, मतलब घर से अगर आप टिकट का भाड़ा लेते हैं ना एग्जाम देने का, तो आपको काम उम करके बर्तन उर्तन होटल में धो करके वो पैसा चुका देना चाहिए वापस घर में, अगर ये सब सवाल गलत हो रहा है तो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, सही लग रहा है सुन के, विथ कंसल्टेशन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी एक आईएएस ऑफिसर है भाई, एक आईएएस ऑफिसर से पूछ करके मिनिस्ट्री बना देगा क्या, सुनने में मजा तो नहीं आ रहा है। अगला देखते हैं, Each minister is allocated ministry by the president। हाँ हाँ, हम देखें जब ओथ लेते हैं तो वो ओथ ऑफ सीक्रेसी, ओथ ऑफ ऑफिस किसके पास लेते हैं, प्रेसिडेंट के पास ही लेते हैं, ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सही लग रहा है, तो 2 तो पक्का सही है भाई। अब तलवार लटक रहा है 1 पर। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को अगर, मतलब वो मान लेते हैं कि वो ऐसा बोल भी देना कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर बनाता है कंसल्ट ऑफ कैबिनेट, तो हम डाउट कर जाएं, प्रेसिडेंट कहेगा तो मेरे मन में आएगा कैबिनेट सेक्रेटरी एक आईएएस ऑफिसर के कहने पर थोड़ी करेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ओनली 2 इज करेक्ट। विच इज ट्रू अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, हम फिर से कह रहे हैं ये स्टेट लेजिस्लेचर है, ये पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है। एडवोकेट जनरल हैज द राइट टू वोट, क्या फालतू बात कर रहे हो, ही हैज द राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स, वोट थोड़ी कर देगा, तो ये तो गलत हो गया। इट कैन डिस्कस द कंडक्ट ऑफ एनी जज, देखो भाई वो कंडक्ट ऑफ जज को डिस्कस करेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आप आर्टिकल 121 खोलिए, आर्टिकल 122 खोलिए, पर वो तभी कर सकता है जब उसके रिमूवल का मोशन आया हुआ है, जब हम बात कर रहे हैं उसको हटाने के लिए, जब हम बात कर रहे हैं उसको रिमूव करने के लिए, तभी आप डिस्कस कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिजेड इरेगुलरिटी, पहला बात, अगर सवाल होता कि वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चंस ऑन ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी, तब भी आपके मन में डाउट आता, यहां पर कर रहा है एलिजेड इरेगुलरिटी। फॉर एग्जांपल समझना, एक बिल आया, उस बिल के ऊपर डिस्कशन हुआ, हो हल्ला हुआ, कल को आए और ऑपोजिशन के जो मंत्री है, मान लेते हैं राहुल गांधी आए, और राहुल गांधी आकर के कह रहे हैं कि भैया बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ, तो उस हो हल्ला के चलते डिबेट सही से नहीं हो पाया। सो अब हमको पता है कि पार्लियामेंट इज अ टेम्पल ऑफ डिबेट, डिस्कशंस एंड डिलिबरेशंस, अगर यही नहीं हो पाया, इसका मतलब क्या है कि दिस इज एन इरेगुलरिटी, बट कैन वी से दैट द बिल दैट वाज पास्ड यस्टरडे आफ्टर वोटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस, दैट मतलब कैन बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन? नो, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, although there is an alleged irregularity by the leader of the opposition that enough discussions were not taken place, still you cannot say that the जो वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स है वही खत्म हो जाएगा। मेरे भाई एलिजेड इरेगुलरिटी कैन बी ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, आप कोई आदमी हल्ला कर दिया, कोई किसी के पेट में उंगली कर दिया, वो भी इरेगुलरिटी है भाई, वो भी डेकोरम, डेकोरम का मतलब वो है, मतलब कि डेकोरम के खिलाफ है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो वोटिंग हुआ आप उसी को खारिज कर दीजिएगा, तो ऐसे बात नहीं है भाई, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एलिजेड इरेगुलरिटी, क्या बात कर रहे हो, एलिजेड बचा क्या, ए बचा, ए सही होगा, और ए अगर पढ़ते भी हो तो क्या है, बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर कैन बी ट्रांजैक्टेड ओनली इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और इन हिंदी एंड इंग्लिश। अब तुम बोलोगे नहीं है, मदर टंग में भी कर सकते हैं, भाई मदर टंग में कर सकते हो, पर
मदर टंग में करने का वाला जो प्रोविजन है वो आपके पार्लियामेंट में है कि आप एक बार जो स्पीकर है उनसे आप ड्यू अप्रूवल ले लीजिए, क्योंकि यहां पर आप ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट है ही ना भाई, अगर उस लेवल पे होगा तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वीडियो देखिए थोड़ा लंबा हो रहा होगा, पर ये बनाने का तरीका यही है ना कि हम मतलब साथ साथ हम क्या सोच पा रहे हैं वो आपके तक पहुंचा पाए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स बट रीजनेबलनेस मस्ट कीप इन माइंड, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इज सेफगार्डेड, बिल्कुल सही बात है भाई, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी दूसरे का राइट टू लिबर्टी का तो हैम्पर नहीं कर देना। हम किसी के कान में जाके गाली दे रहे हैं और वो जिंदगी अपनी डिग्निटी से जी ही ना पाए, तो आर्टिकल 19 ऑफ माइन कैन नॉट हैम्पर आर्टिकल 21 ऑफ समवन एल्स, ये तो सही होगा। प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड सोशल नीड्स आर नॉट बार, पता नहीं पर हमको इतना पता है भाई कि संविधान में ये कहा जाता है कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शुड बी अपहेल्ड ओवर सोशल मोरालिटी, मतलब LGBTQ के राइट्स के बारे में भले ही सोसाइटी नहीं मानेगी पर संविधान को मानना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि हर वो आदमी जो धरती पर, जो भारत की धरती पर पैदा ले लिया या फिर कहीं भी, आर्टिकल 21 तो फॉर एवरीवन नॉट फॉर सिटीजन्स, तो उसके पास जिंदगी जीने का अधिकार है, और यह जिंदगी केवल सांस लेना नहीं है बल्कि डिग्निटी के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का। तो यार मतलब सही लग रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स कैन बी बाईपास्ड, ये क्या मतलब, ये थोड़ा उल्टा टाइप का है। कलेक्टिव गुड इज नॉट ग्रेटर, ये भी उल्टा टाइप का है, आंसर ये होगा। हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन ऑफ द, मतलब दैट शैल बी रिक्विजिट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। हमको ये बात पता है कि फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करने वाले हमारे राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति आएंगे, बोलेंगे भैया आपको टर्म्स ऑफ ग्रांट, टर्म्स ऑफ मतलब क्या बोलते हैं उसको, टर्म्स ऑफ रेफरेंस देते हैं कि आप हमको 3-4 चीज बता दीजिए, आप हमको हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन बताइए, आप हमको वर्टिकल डिवोल्यूशन बताइए, आप बताइए कि हाउ डू आई स्ट्रेंथन द एक्सचेकर, आप हमको ये बताइए कि आपका जो लोकल बॉडीज है उसमें आप कितना ग्रांट दे रहे हैं, ये सब बात वो पूछते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, TOR, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। कौन पूछता है, प्रेसिडेंट पूछता है, किसको, फाइनेंस कमीशन को। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280, ठीक है। ये सब बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये पूछ रहा है कि जो आदमी फाइनेंस कमीशन का जो हेड है उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी योग्यता, इसके बारे में कौन बात करेगा। तो मेरे भाई इसके बारे में राष्ट्रपति थोड़ी बात करेंगे, राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति जाएंगे। तो क्या हर बार जो फाइनेंस कमीशन है, कभी कोई फाइनेंस कमीशन गायक बन जाएगा, कभी कोई फाइनेंस कमीशन डांसर बन जाएगा, कभी कोई लेखक बन जाएगा, तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है कि देयर हैज टू बी अ प्रोटोकॉल, देयर हैज टू बी यूनिफॉर्मिटी, because such a big constitutional body has to function in a uniform and a very seamless manner। इसीलिए प्रेसिडेंट तो नहीं हो सकता है मेरे भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो सबसे यूजलेस है, यूनियन कैबिनेट या फिर पार्लियामेंट बाय एक्ट, सिंपल सी बात है भाई, ढंग से होगा पार्लियामेंट बाय एक्ट। अब आपको लग रहा होगा कि जबरदस्ती बोल रहा है, जबरदस्ती बोल रहा है, पर जबरदस्ती नहीं है भाई। थोड़ा सा अपना जो एकदम स्ट्रॉन्ग माइंड तुम बना लियो ना कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, उसको हल्का साइड करके सुनो, तो हम कह रहे हैं इस वीडियो के बाद आपके पास 15 नंबर कम से कम आपको बढ़ेगा, ठीक है। अब ये सवाल क्या है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिंपल है, अगर आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ चुके हैं, अगर आपको इसका मतलब पता है कि एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, समन क्या होता है, अगर आपको इन सब के बारे में पता है कि एडजर्नमेंट कौन करता है, एडजर्नमेंट साइन डाई कौन करता है, एडजर्नमेंट साइन डाई और एडजर्नमेंट में क्या फर्क है, तो ये सब सवाल आपके लिए आसान है, आप आराम से बना दीजिएगा। फिर क्या पूछ रहा है भाई, हु इज एम्पावर्ड टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ पंचायत, ये सब सवाल तो फ्री में है ना भाई। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल कौन सा, 243 आई। एक बात देखो, हम क्या तरीका है ना याद करने का, इलेक्शन 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 के 243 के इलेक्शन मतलब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का है, फाइनेंस आई, तो 243 आई हो जाता है आपका फाइनेंस कमीशन का, ठीक है।
द आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, भारत सरकार द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम लाया गया था वो किसमें मदद करता है? एनहेंसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है भारत के निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने। हम कह रहे हैं भाई तुमको कुछ भी नहीं पता है ना इसके बारे में, फिर भी तुम देखो दोनों स्टेटमेंट क्या है, बढ़िया पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर फिर भी मन मान लो तुम्हारा विचलित हो रहा है तो तुम उल्टा पढ़ लो इसको कि आत्मनिर्भर भारत स्कीम भारत सरकार को मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और एक्सपोर्ट करने में मदद नहीं करती है। क्या बात कर रहा है, कैसे नहीं करेगी यार? आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सही होगा। यहां भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो फिर इसमें भी आप नहीं लगा करके जोड़ो, और नहीं लगा करके जब उसको पढ़ोगे ना तो तुमको बहुत स्ट्रिक्टली ये गलत लगने लगेगा। तो फिर इसका मतलब बोथ 1 and 2 करेक्ट। आसान सवाल है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज? क्या ये सब सवाल है भाई? फ्री में नंबर देने आया है? एग्रीकल्चर के लिए तो रहेगा पंचायत, एम्प्लॉयमेंट के लिए रहेगा, पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए रहेगा, टू एनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आर्टिकल कौन सा है जो कि बात करता है जीपीडीपीज की, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स? शायद आर्टिकल 243 जी ही है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की बात करता है। अगर कोई भी ग्राम सभा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वह पीपल वहां के पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। इसका मतलब आंसर डी सही होगा। बाकी ऐसे भी सवाल आप यूजलेस ऑप्शन पहला 3। व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंसर मोशन? एक बात बताओ भाई, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी। व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंसर मोशन? क्या कह रहा है? इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन, इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेंशन द रीजंस, परमिशन ऑफ द हाउस इज नॉट एसेंशियल। ये सवाल मुश्किल बन सकता था, पर ये जो पहला 2 ऑप्शन है ना, यही इसका सवाल को आसान बना दिया। कैसे? ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से अलग है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के समान है। एक बात बताओ भाई, हम कहते हैं एक आदमी ए है, ये आदमी या तो ए का हाइट बी के बराबर होगा, या तो ए का हाइट बी के बराबर नहीं होगा। इन दोनों के अलावा और कोई ऑप्शन है क्या? ये सवाल को डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, ये सवाल को डिलीट कर दिया था। पर अगर आपको एक्चुअली मान लेते हैं डिलीट नहीं भी किया जाता ना, तो आपको मारना होता तो आप इन दोनों में ही मारते ना। समझ रहे हैं? इनमें से कौन सा आपका जो है वो जुरिडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आता है? ठीक है भाई, आसान सा सवाल है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32 पढ़े हुए हैं, आर्टिकल 226 पढ़े हुए हैं। इससे आसान सवाल और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? ये सब आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, स्टेट प्लस स्टेट वर्सेस सेंटर, स्टेट प्लस सेंटर वर्सेस स्टेट, जो भी आपको आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हर कुछ ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आता है, ठीक है। विच लीडर ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दिया? भाई अगर ये सब पढ़ के हो, सब पूरा पीवाईक्यू मतलब 50 बार पूछा हुआ है कि 2 थ्योरी होता था। एक होता है सेफ्टी वाल्व थ्योरी, एक होता है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या बोलता था? वो कहता था कि यार कांग्रेस को बनाया ही इसीलिए गया है कि अगर हम पूरी तरीके से आवाज दबा देंगे तो एक बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा 1857 की क्रांति की तरह। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इनको बोलने देते हैं, ताकि कैसे कुकर में सीटी रहता है कि धीरे धीरे सीटी खुलेगी तो कुकर कभी फटेगा ही नहीं। तो ये बात बोलते कौन थे? लाला लाजपत राय बोलते थे। और इसी को अपोजिट करते थे लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी कि नहीं, अगर मतलब कांग्रेस आने से क्या होगा कि वो लाइटनिंग कंडक्टर की तरह काम करेगा कि धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेगा। ये बोलने वाले भाई हमारे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ही आपके गांधी जी के, महात्मा गांधी के जो गुरु थे। मतलब सवाल भी आया हुआ है पीवाईक्यू में कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे। एट विच वॉइस रॉय वॉज द बॉम्ब थ्रोन? ये सब सवाल अगर आप गलत करिएगा भाई तो एग्जाम देने ही मत जाओ। हु गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी? हमको इतना पता है भाई, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में हमको पता है कि ये आपका इंडियन हाउस चलाते थे लंदन में, तो ये तो पक्का नहीं होंगे। हमको इनके बारे में पता है, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में, कि ये आपका जर्मनी में बम उम का काम करते थे, जर्मनी में ये बम बनाते थे। तो अब आपके पास या तो एक ऑप्शन ये बचा या तो एक ऑप्शन बचा, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। हम गलत कर दिए थे, आप अपने हिसाब से देख लेना, इसका आंसर सी है। मतलब 50-50 पे आप आ सकते हैं, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए। प्रिंसिपल ऑफ माओ कॉलेज कौन थे जो कि मुस्लिम कम्युनलिज्म को एनकरेज करता था?
पता रहेगा तो आसान से बना दोगे, नहीं पता रहेगा तो मुश्किल होगा। आंसर इसका थियोडर बेक था, पर पता होने पे ये सब सवाल एकदम आसान सवाल है भाई। ये सब सवाल अगर गलत हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। अगेन वेरी इजी सवाल, who assumed the command of the INA and gave the famous battle cry चलो दिल्ली। भाई सुभाष चंद्र बोस तो राज बिहारी बोस से ले लिए, मतलब आसान सवाल है भाई, ये सुभाष चंद्र बोस है इसका। ये सब सवाल गलत नहीं होना चाहिए। हो सके आपको इसमें और शहनवाज खान में कंफ्यूजन हो, पर शहनवाज खान मतलब जनरली बेटर रहता है कि इस तरीके में आप एक बेटर, क्योंकि क्या कह रहा है हु अज्यूम्ड द कमांड, कमांड भी तो लिया, शहनवाज खान आपके कमांड थोड़ी लिए थे, ठीक है। आसान सवाल है भाई, वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन इट्स अटेम्प्ट, महात्मा गांधी। हो सके आपको अगली बार पूछे डू और डाई कौन दिया था, कमेंट कर दीजिएगा। हु रेज्ड द क्राई डिवाइड एंड क्विट, हमको नहीं पता, हमको एक्चुअल में नहीं पता, पर हमको ये दिख रहा है कि दो ऑप्शन अगेन सेम एक तरह दिख रहे हैं, एम ए। और हम आपको फिर से हमेशा बोले हैं भाई कि अगर ऑप्शंस आर सिमिलर, अगर ऑप्शंस जो है वो मतलब एक दूसरे से मैच कर रहा है तो उनमें से ही एक आपका सही होगा, उन दोनों में से ही एक आपका सही होगा। इन दोनों में से आपको दिख रहा है एम ए है भाई, इनमें से कोई सिमिलर साउंडिंग है, एम ए से कोई एक होगा। अब या तो अंसारी होगा तो जिन्ना होगा, नेहरू तो बिल्कुल नहीं होगा ऑब्वियसली। मोहम्मद इकबाल आप डाउट कर भी सकते हैं क्योंकि ये स्लोगन वगैरह दिया करता था, पर अगर आपको नहीं पता इसके बारे में कि डिवाइड एंड क्विट इसने दिया है तो बेटर है कि फिर आप जो एमसीक्यू का साइंस है उसके हिसाब से आगे बढ़िए। मोहम्मद अली अंसारी है, मोहम्मद अली जिन्ना है, तो होगा इन एम ए में ही, तभी वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मोहम्मद अली अंसारी तो कांग्रेस के साथ था भाई, अगर कोई आदमी कांग्रेस के साथ है तो फिर कहां से वो डिवाइड एंड क्विट दे देगा, क्योंकि कांग्रेस वाज अगेंस्ट दिस डिवीजन, कांग्रेस ये कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ था और जिन्ना चाहते थे। तो सिंपल सा सवाल है। अगेन कौन से दो डोमिनियन बनाया, ये सब क्या है भाई, फ्री का सवाल है। अभी भी आप देखिएगा अब तक तो हम आप 80 में अगर आप देखिएगा ना तो हम लोगों ने लगभग 74-73 अटेम्प्ट किया है। इस 73-74 में हमको लगता है 60 सवाल हमारा लगभग सही है। हम इसी की बात कर रहे हैं भाई, इसी को कहते हैं एमसीक्यू, मतलब कि आप कैसे सवाल को आप डिकोड करें एग्जामिनर्स के साइकी से। अभी आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा इतना मुश्किल तो था ही नहीं। विच लीडर विजिटेड बिहार इन 1918 टू स्ट्रेंथन द एचआरएल। भाई एचआरएल को विजिट करने के लिए हम लोगों को तो डेट भी याद है, किसके घर में ठहरी थी वो भी याद है, एनी बसंत। चंपारण एग्रीरियन कमेटी वाज अपॉइंटेड इन एग्रीमेंट विद। अब इसमें देखोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्या सवाल पूछ रहा है कि चंपारण एग्रीरियन कमेटी किसके किसके एग्रीमेंट में हुआ था। तो अगर एकदम मतलब तैयारी शुरू की हो 3 महीना पहले तो तुमको चंपारण सुन करके राजकुमार शुक्ला मारने का मन करेगा, पर हल्का भी समझदार हो तो तुमको पता है भाई कि ये एवरीथिंग वाज लेड बाय गांधी जी। गांधी जी ही थे जो कि मोतिहारी के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था, वहां के डीएम था, उसको वहां पर जाकर बोल दिए थे कि नहीं, हम मतलब ओबे करने से मना कर दिए थे, सिविल डिसोबीडियंस कर दिए थे। आंसर होगा प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान सभा इन बिहार। क्या है भाई, ये सब सवाल फ्री का सवाल है, फ्री का। Who was murdered while hosting the national flag under the area of Bikrampuर स्टेशन। पता नहीं भाई, कोई आइडिया ही नहीं है हमको, कोई आइडिया ही नहीं है। Who became the chief minister of Bihar in March 1939। ये सवाल को डिलीट कर दिया गया क्योंकि वो इस इसमें गड़बड़ हो गया था, वैसे इसके आंसर वही थे हमारे, श्री कृष्ण बाबू थे। प्लेसेस इन एंशिएंट इंडिया, और कहां पर है वो, गिरनार गुजरात सबको पता है। प्रतिष्ठान, इसी प्रतिष्ठान को पैठन भी कहा जाता था, महाराष्ट्र। ये सब PYQ है भाई, तो सी का 2 एक में ही बन जा रहा है आपका, तो फिर तो बात ही खत्म हो गया। ऋग्वेदा से कौन सा रिलेटेड नहीं है, अगर आपको हल्का भी मतलब आप ढंग से पढ़े होंगे तो आपको यह पता चलेगा भाई कि गर्गी नहीं थी, क्योंकि गर्गी के बारे में आप बात करते हैं ना तो आपको मिलेगा कि वो लेटर जो उपनिषद पोस्ट वैदिक एरा उपनिषद के टाइम पे थी, ऋग्वेद के टाइम पे नहीं थी। अगेन ये भी एकदम आसान सवाल है मेरे भाई, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामत्ता ये कौन करेगा, अशोका ही करेगा। बी का 4, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। चोल गंगम लेक, राजेंद्र वन,
एक अस्थि, एक का तीन, एक का तीन, इन दोनों में से एक होगा, ये हो गया, ये हो गया, बचा क्या? असेंबली एट प्रयाग, कन्नौज वाला याद रखो, हर्षवर्धन, सुदर्शन लेक, चंद्रगुप्त मौर्य। आसान सवाल है भाई, ये सब पीवाईक्यू है भाई, प्योर पीवाईक्यू है, ये सब प्योर पीवाईक्यू है। ये सब अगर गलत हो रहा है तुम्हारा, कम से कम 5 से 10 बार आया हुआ ये सब सवाल, केवल घटना चक्र अगर बना लोगे ना जो मेन टॉप, उससे ये सब आराम से बन जाएगा तुम्हारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटेन बाय तुलसीदास। हम फिर से कहते हैं भाई, आज के डेट में अगर हम तुम हर जगह तैयारी कर रहे होते, मेरे पास समय कम रहता ना, तो आप एंशियंट हिस्ट्री में केवल मौर्यंस और बुक्स एंड ऑथर्स मोटा घटना चक्र से बना लेते, और मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत, मुगल और बुक्स एंड ऑथर्स। ये सब पीवाईक्यू है, कोई नई बात नहीं है। 91 का आपको पता होगा भाई, साहित्य लहरी इसका आंसर है। ये तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया था, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, ये सब लिखे हैं ये। अगर याद रहेगा, देखो भाई ये तो आपको पता होगा, इत्माद उद्दौला नूरजहां का जो वो 5 लोगों का ग्रुप था, क्या बोलते थे उसको, उसमें से बिलोंग करता है। 2.5 दिन का झोपड़ा आपको याद होगा, तो क्या बना आपका 92 का अगर देखोगे तो डी का 2 हो गया, ये दोनों हो गया। 2.5 दिन का झोपड़ा आपको पता है बाबर बनवाता है, तो इतने में ही आपका सवाल जो है, सॉरी 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाता था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता था ना, तो इसका ए होना चाहिए। आसान सवाल है भाई, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं इसमें। जेम्स अगस्टस हिकी, आप अगर पढ़े होंगे प्रेस के बारे में तो आपको बताया जाता है कि सबसे पहला जो था, शायद बंगाल गजेट या ऐसा कोई नाम था, जो कि सबसे पहला वो जेम्स अगस्टस हिकी करता है। तो यहीं पर आपका एक गलत पकड़ा गया। बाकी आपको नहीं भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे आसान, आपको पता होगा। ये हमको नहीं पता था, हम छोड़ दिए। कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल बिहार में नहीं हुआ था भाई? चौथा वाला, कनिष्क का, आपका कश्मीर में करवाता है। सुभाष चंद्र बोस वाला क्या पूछ रहा है भाई? ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कांग्रेस इन द त्रिपुरी सेशन। भाई क्या बात कर रहे हो, हाइटी से याद किए थे हम लोग। हाइटी, हाइटी का मतलब समझते हैं, कोई बड़ी मीटिंग होती है ना, तो वहां पर हाइटी सर्व किया था, उसमें जैसे मतलब स्नैक्स रहता है। तो पहले आएगा एच, हरिपुरी, हरिपुरा, फिर त्रिपुरी। ये 38, ये 39। तो ये गलत हो गया, 1 गलत हो गया, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही। अब आप इसको भी रट लीजिएगा, अच्छी चीज है। इनमें से कौन आचार्य नहीं थे नालंदा के? भाई तक्षशिला वाले हैं, कौटिल्य, तक्षशिला। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तरीके से आपको ये तीनों पता होना चाहिए, तो भी आप 2 ऑप्शन में फंस जाते। हमको बिल्कुल याद नहीं था, डायरेक्ट छोड़ दिए, पर आपको ये 3 पता होना चाहिए, ठीक है। इनमें ये भी आप देखेंगे तो ये सवाल बदल गया, मतलब कि पहले लोगों को लगता था कि यार हम लोग पटना हरकरा के बारे में पढ़े नहीं थे कभी, ना किताबों में दिया हुआ था। अब पता चल गया कि भाई जो पहला था वो पटना हरकरा था। ठीक है, गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सत्याग्रह और रिलेटेड पर्सन, एकदम आसान सवाल है भाई। चंपारण सत्याग्रह में कौन आएंगे आपके? जयप्रकाश नारायण आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो आजाद दस्ता वाले थे। तो बी का आपका, सॉरी एक सेकंड, तो आपका बी का तो 1 हो ही गया, बी का 1 हो गया, तो डायरेक्ट एक से ही आपका बन गया। आसान सवाल है। मैग्नोट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्रीज? 4-5 लाइन हम लोग पढ़ते हैं भाई, अलग अलग नदी, राइन नदी पढ़ेंगे, मैग्नोट लाइन पढ़ेंगे, 39 पैरेलल पढ़ेंगे। जो मतलब आप अगर वर्ल्ड मैपिंग का प्लेलिस्ट देखिएगा ना, तो 6 को कॉन्टिनेंट करवाए हैं भाई। आराम से देखिए, यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, एसएससी का, कोई भी मैपिंग का सवाल आएगा, कंप्लीट घटना चक्र कवर्ड है, ठीक है। फ्रांस एंड जर्मनी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगेन आसान सवाल है भाई। ग्राउंड जीरो, ये अब आपको पता हो सकता है, पता नहीं हो सकता है। इसका आंसर न्यूयॉर्क है। तुक्का मारना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज्यादा सही से समझ में आ नहीं रहा है ना, ऑप्शन सिमिलर है, तो इसीलिए मतलब हम छोड़ दिए थे सवाल को। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। डेविल्स ने किसको बोलते हैं भाई? क्रा कनाल को बोलते हैं, क्रा इस्थमस को। वर्ल्ड मैपिंग अगर आप करे होंगे तो उसमें आपको बताया गया है। लडान रिफर्स टू शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। मुश्किल तो तब होता जब वो 4 गो का नाम देता और बोलता कि जगह कैसे उसको रिलेट करो, कोई कौन सा किस देश से है, कौन सा किस स्टेट से है। यहाँ पर तो वो बोल ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो सिंपल कह रहा है कि है क्या। तो अगेन ये बहुत आसान हो गया। शायद ये इंडोनेशिया का होता है, हमको ध्यान नहीं है, पर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड भाई, मजूली आइलैंड, कम से कम 10 बार पूछा है।
कम से कम 10 बार पूछा है। श्रीरंगम आइलैंड भी सवाल पूछा गया एग्जाम में। अगत्ती आइलैंड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, लक्षद्वीप में है कि अंडमान निकोबार में है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन। मैं कह रहा हूं भाई 5 घंटे का वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी के मैराथन का, हर चीज आपका ऐसे कवर हो जाएगा ना कि कोई सवाल गलत ही नहीं होगा, हर सवाल सही हो जाएगा। आसान सवाल, एकदम बीटन क्वेश्चन, इससे ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। 2 वोल्केनिक आइलैंड्स इन इंडिया आर, पता है भाई अपने को, नारकोंडम एंड बायरन। द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम इन मेरठ हैज रिसीव्ड अ जीआई टैग, याद रहेगा तो सही है, याद नहीं रहा तो गलत। टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च के बारे में बात कर रहा है भाई, तो रांची तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि रांची ट्रॉपिकल में आता है। टेम्परेट में बचा क्या? शिमला, श्रीनगर, देहरादून। ये तो होगा नहीं, एस एस 2 बार दिख रहा है तो हम इन दोनों में से कोई एक मार देंगे। आंसर इसका शिमला है, पर इन दोनों में से कोई एक मार लेंगे, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क इज एस्टैब्लिश्ड इन, एक और चीज आपको बताना भूल गए, मतलब रेलेवेंट नहीं है पर फिर भी बता दे रहे हैं, ये जो नहीं है यहाँ पर प्रोविजनल वाला, तो यहाँ पर लोग गलती से क्या कर दिया था ना, प्रोविंशियल लिख दिया था, तो प्रोविंशियल लिखने के चलते ये सवाल ही डिलीट हो गया। पर हमारा ये काम है नहीं, हम मतलब कोई आंसर थोड़ी देख रहे हैं किसका आंसर क्या है, हम लोगों को तो अप्रोच समझना है, तो उसलिए हमारे लिए बहुत काम का चीज इन्फॉर्मेशन है नहीं। कान्हा नेशनल पार्क इज एस्टैब्लिश्ड इन, हम आपको एग्जाम से 10 दिन पहले एक पीडीएफ डालेंगे जिसमें हम 20 नेशनल पार्क और उसके स्टेट्स डाल देंगे, केवल 20, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। लोकटक क्या है? लेक है। इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो देखो भाई, मणिपुर, फुमड़ी सब बताया गया है। वेरी इजी सवाल, क्या है भाई, कितने अपने प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर कौन सा आता है? वाल्मीकि नेशनल पार्क आता है। कितने टाइगर्स हैं हमारे पास? 54 टाइगर्स हैं, सब पता होना चाहिए। स्टेट एनिमल कौन है भाई? इन विच ईयर वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी री एस्टैब्लिश? देखो भाई, अभी रिसेंटली आप देखिएगा तो जब नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नया आपका वो था ना, नया कैंपस जब इनॉग्रेट हुआ ना, तो आप उस समय पर न्यूज में था कि 2014 में उसको वापस से री एस्टैब्लिश किया गया, रिवाइव किया गया एक्ट के द्वारा। करमनासा रिवर ओरिजिनेट्स इन, अब ये विक्रम उक्रम क्या होता है भाई? हम लोग देख रहे हैं यार, इधर से आता है ऐसे, कैमूर। बिहार प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूसेस कर दिया, रिजर्व करता तो बात अलग होती, 95% होता। ये सवाल को बाद में डिलीट कर दिया गया। गोल्ड कहां मिलता है? हम सबको पता है भाई, जमुई में मिला है गोल्ड, बहुत आसान सवाल है। बिहार किसके अंदर आता है? सब ट्रॉपिकल के अंदर आता है, अगेन आसान सवाल है। अब क्या है भाई, साइंस स्टार्ट हो रहा है। साइंस में थोड़ा सा थाम के बैठना, कुछ कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको साइंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सवाल क्या है? फोर्स लगाया 200 न्यूटन का ऑन अ वुडन बॉक्स टू पुश इट ऑन द फ्लोर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? सिंपल सी बात है भाई, जितना दिए उतना वापस जाएगा, जितना दोगे उतना वापस जाएगा, 200 न्यूटन। अभी आपको देखिएगा तो हम लोगों ने 5 लेक्चर कवर कर लिए, छठा लेक्चर जो है ना वो आपका फोर्स का है, और उसमें हम लोग फ्रिक्शन को एकदम A to Z सब कवर करेंगे, आपका वहां पे सब कवर हो जाएगा, चिंता नहीं करना है मेरे भाई। सवाल क्या बोल रहा है? ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हम आपको पहले बताए रेस्ट का मतलब क्या होता है, U इक्वल टू 0। डाउन अ हिल, G आपका हो जाएगा डाउन अ हिल में। अचीव्स 400 मीटर इन 20 सेकंड इफ द वेट ऑफ द ट्रक इज 7 टन, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 7 इनटू एक्सेलरेशन। 7 का मल्टीपल कौन है भाई? केवल 14 है, तो हम क्यों कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, हम समय कम है मेरे पास तो डायरेक्ट मारेंगे 14। और ऐसे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बहुत आसान सा चीज है भाई, सब आपको पता है। एस आपको पता है तो वी स्क्वायर मतलब क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें लगाइए आपको पता चल जाएगा एक्सेलरेशन। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ होम इज 250 यूनिट। हमको एक बार बताया भाई, एक यूनिट क्या होता है? 10 टू द पावर, सॉरी 1 यूनिट इज योर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। हम कह रहे हैं नहीं भी पता होगा ना आपको, दो ऑप्शन है 9 9, कुछ नहीं पता होता ना तो आप ए और सी में से एक में तुक्का मार देते, कुछ नहीं पता होता तो ए और सी में आप एक में तुक्का मार देते, समझ गए? इसका आंसर ये होगा, मल्टीप्लाई कर दो इंटू 250 तो आ जाएगा आपका, 3 नहीं है 3.6 होता है शायद, क्या है 123 वाला ना। एनर्जी कंज्यूम्ड इज आपका, तो
मतलब ऐसा होगा 3.6 इंटू 10⁶, 3.6 को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 250 से, काटो बचा 10, 10 इधर कटा, 36 गुना 25, 9 आ रहा है पहला वर्ड। स्पीड किस में होगा, सबको पता है भाई, सबसे अधिक सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है, और वैक्यूम निर्वात में 0 होता है। आसान सा सवाल है, इसे फ्री का नंबर बैठ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉरिंग बॉडी, भाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी वायलेटेड, सिंपल सी बात है। ये है बिल्डिंग, यहां जब आप ऊपर में खड़े हैं ना तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, अभी आएगा फोर्स में पढ़ाएंगे हम। काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका, हाफ mv²। अभी यहाँ पर शांत है तो पोटेंशियल एनर्जी 100% होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। जब ये नीचे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि h इज इक्वल टू 0, mgh होता है तो h 0, और ये आ जाएगा आपका हाफ mv², यहाँ पर v इज इक्वल टू v मैक्स। तो याद रखना हमेशा किसी भी टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्या फालतू बातें कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वायलेटेड, कुछ भी। वर्क डन पूछता है भाई, वर्क डन कुछ नहीं है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 140 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 15, मल्टीप्लाई करो, टिक मारो, ठीक है, आसान सा सवाल है। द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन मिरर 50,000 बार PYQ में आया हुआ है। इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू IV, नहीं, V इज इक्वल टू IR, और पावर इज इक्वल टू आपका I²R या फिर IV। अरे यार कंफ्यूज हो गया भाई, रुको। पावर इज इक्वल टू होता है, सॉरी, P इज इक्वल टू IV, V इज इक्वल टू IR, तो I²R होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, IR² तो होगा ही नहीं। समझ में आया, हम हल्का कंफ्यूज हो गए। पावर इज इक्वल टू IV होता है भाई, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इंटू IR, तो I²R, तो I² तो पक्का होगा, तो ये सही है। इसी में आप I के जगह पर डाल दीजिए V/R, तो V²/R होगा, तो ये भी सही है, ये तो सही है ही, तो ये गलत हो गया। इन अ शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट इन टाइम सर्किट क्या होगा, पता है हम लोगों को भाई, बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे ज्यादा होता है तो शॉर्ट सर्किट मार देता है। क्यों, क्योंकि दोनों वायर कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब अगर ये मान लीजिए लोड था, ये डायरेक्ट करंट हो गए, तो करंट फ्लो बहुत तेज हो जाएगा, करंट फ्लो बहुत तेज हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट मार देगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास हुआ, हीट ज्यादा जनरेट हुआ, ये सब हो गया। सेम चीज, आसान सवाल, फ्री का नंबर है ये सब भाई। पीएच का PYQ में कम से कम 3 से 4 बार पूछा है। घटना चक्र बना के जाते थे सब, आराम से आप बना करके आते, आराम से बना करके आते। -log10 pH 10 होगा इसका आंसर, ठीक है। मतलब 10 टू द पावर -1, -1 ऊपर आएगा तो -1 ऑफ माइनस यानी कि +1, ठीक है। नाइट ग्लोइंग पिगमेंट पूछ रहा है, पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। हमको आप अगर घटना चक्र बनाए होंगे ना, तो घटना चक्र में देखिएगा तो स्ट्रोंसियम के बारे में दिया गया है कि स्ट्रोंसियम आपका इस्तेमाल होता है क्रैकर्स में, क्रैकर में यूज होता है। क्यों, क्योंकि वो रात में ग्लो करता होगा भाई, तो स्ट्रोंसियम जो उसको मारो। स्मार्ट फील्ड में कौन यूज होता है, सिलिका। भाई जो आप नया जूता उता खरीदते हैं ना, नया बैग खरीदते हैं, तो उसमें जो नहीं जो थैली डाला था, छोटा छोटा थैली, उसको बोलते हैं हम लोग सिलिका। वो आपका मतलब एडजॉर्बेंट की तरह काम करता है, एडजॉर्बेंट की तरह काम करता है, जो कि मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लेता है सरफेस पे। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बात कर रहे हो भाई, कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ी सफेद सफेद हम लोग देखते आ रहे हैं, बचा क्या, इंडियम टिन ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। अगर इंडियम टिन ऑक्साइड क्यों दिया होता, अगर उसको बेवकूफी बनाना होता तो वो MgCl2 डाल देता ना। जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इंडियम टिन ऑक्साइड, स्ट्रेंज सा ऑप्शन है भाई, यही होगा। PYQ है, ये सब गलत होना ही नहीं चाहिए आपका। विच मेटल कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा। कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या यूज होता है भाई, सेट्रिजिन। हम लोग, हमको लगता है आप जितना लोग देख रहे होंगे सब कभी ना कभी आप या आपके परिवार में कोई सेट्रिजिन खाया होगा। कोलेकाल्सिफेरॉल, विटामिन डी हो गया भाई, बचा क्या, लेवेनोगेस्टेरॉल या वनलाफ्लेक्सिन। जो ज्यादा खतरनाक लग रहा है वो मारो, बी ज्यादा खतरनाक है वो मारो। हम सब एग्जाम में सही किए हैं भाई। वाई ऑयल इज नॉट स्टोर्ड इन अ गैल्वेनिक आयरन पॉट, क्योंकि वो टॉक्सिक कंपोनेंट कंपाउंड बनाता है, क्वालिटी खराब करता है, कोरोजन होता है। तीनों के तीनों देखो तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं,
सिंपल सा आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव। इनमें से किस कंपाउंड को यूज करते हैं ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाने के लिए? पीवाईक्यू सवाल है भाई। टेट्रामिथाइलेट वही है। देखो अब एकदम नहीं पढ़ोगे टेट्राइथाइलेट तो कहां से फिर बनेगा? बेसिक तुमको पढ़ना पड़ेगा। हमेशा से बताएं भाई कि क्रोनोलॉजी क्या है, पहले नॉलेज, फिर कॉन्सेप्ट, फिर एलिमिनेशन, फिर गेस वर्क। फुल फॉर्म ऑफ पीएचबीवी, मेरे साथ बोलो, डिटेल डोमिनेट्स, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। सबसे ज्यादा डिटेल कौन है? पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को 3 हाइड्रोक्सी वेलरेट। बाप रे बाप, ये गलत थोड़ी हो सकता है। मारो टिक। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय, अगेन अगर ये सवाल आप गलत कर रहे हैं तो एग्जाम मतलब देने जाना ही नहीं है आपको। इजी सवाल। अब ये क्या कह रहा है भाई? वायरस और ह्यूमन के बीच का इंटरेक्शन बताओ। अब एक बात बताइए आप हमको, या तो आप बोलिएगा सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दोनों को फायदा होता है। भाई वायरस और ह्यूमन में कब से ह्यूमन को फायदा होने लगा? वायरस तो आपको आके परेशान ही करेगा ना, वायरस आपको आ करके परेशान ही करेगा ना। तो इट इज नेसेसरी कि दिस इज गोइंग टू बी पैरासाइटिज्म। आइदर ये आपका पैरासाइटिक होगा या एंडो पैरासाइटिक होगा, पर होगा इन दोनों में से एक ही। अब अगर ऐसा सवाल आए तो हम देखो फिर कह रहे हैं होने का ये गलत हो सकता है, पर अगर आपको 50-50 में तुक्का मारना ही है तो जो ज्यादा डिटेल दिया हुआ है ना, जिसमें ज्यादा डिटेल दिया हुआ है उसको तुक्का मारो। एंडो पैरासाइटिज्म इज समथिंग जिसपे आपको टिक मारना चाहिए। ये क्या है पता नहीं, हमको कोई आइडिया नहीं था, इस बार याद कर लो। इसका आंसर हमको अब पता है क्योंकि मतलब आ गया तो हमको पता है भाई आईजीएम है, पर नहीं पता छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ, हम सबको पता है भाई, प्रोटीन और लिपिड दोनों होता है। जो देखो कितना डिटेल में बताया गया भाई, तो ये सब कहां से गलत कर जाओगे तुम? टिक मारो, सबको फ्री का नंबर है सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉनसेंस कोडॉन? कोई आइडिया नहीं है, नहीं पढ़ के गए थे, छोड़ देंगे। ऐसे इसका आंसर शायद ए होगा, पर पता नहीं, पर देख लेना क्या आंसर होगा इसका। विच द स्पीसीज विच आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन? सिंपल सा है भाई, एंडेंजर्ड। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर सवाल जो तुम पढ़ रहे हो उसके अंदर हिडन ट्रैप है, तो जबरदस्ती खोजने के चक्कर में मत पड़े रहो। खारीफ क्रॉप्स कौन से हैं? तो हमको राबी का बताया गया था भाई, बीपीएससी भाई ने बताया था कि एक होता है सैफ अली खान से सैफ्लावर, BMW, LPG, लेंटिल पीस ग्राम्स, ये सब हम आपको बता चुके हैं। शुगर केन आपका खारीफ है। इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर देखिए, बहुत काम का है। जाइलेम फ्लोएम, ये सब भी अगर गलत कर रहे हो भाई तो फिर मुंह दिखाने लायक नहीं हो तुम। एग्जाम हॉल से निकलना तो रुमाल से चेहरा ढक लेना अगर जाइलेम फ्लोएम गलत हो रहा है तो। ये अगेन, विच पार्ट डू वी ईट? क्या बात कर रहे हो यार, ये आपको हर चीज का पता होना चाहिए। एरिल्स जो लीची का होता है, नारियल, उसका पानी क्या है, उसका सफेद क्या है, उसका जो हार्ड कवर है वो क्या है, ये सब सवाल आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, बिकॉज दे आर फ्रॉम द पीवाईक्यूज। आंसर इसका मेसोकार्प है। ये सब गलत नहीं होना चाहिए। अगेन 147 पता नहीं था हमको, छोड़ देंगे। देख करके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर अगर कोई स्ट्रेंज वेंज देखना चाहिए तो किसी को ये स्ट्रेंज लग सकता है, पर वो फिर आप अपने रिस्क पे करे भाई। ओजोन डे क्या है भाई? सिंपल, आप करंट अफेयर अगर आप पढ़े होते तो ये सवाल आप बना लेते। क्यों? क्योंकि हम तो ओजोन डे का थीम भी रटते हैं भाई। तो आप तो डेट ही पूछ रहे हो। 16 सितंबर होगा, 5 जून आपको पता है भाई शायद इन्वायरमेंट डे होता है। ठीक है। इन माइक्रोराइजियल एसोसिएशन द एडवांटेज ऑफ प्लांट इज प्रोटेक्शन और फूड। प्रोटेक्शन का से आप कह सकते हैं डिजीज प्रोटेक्शन, फूड से आप कह सकते हैं कि यार खाना, पर खाना अगर सही से बॉडी एब्जॉर्ब ही ना करे तो फिर क्या होगा? ऑप्शन डी पढ़ो अब, इंक्रीज्ड मिनरल एब्जॉर्प्शन, मतलब खाना भी इसको मिल जाए और डिसीज से बच भी जाए। डेविल लाइज इन द डिटेल्स, इतना डिटेल में दिया है, यही होगा इसका आंसर। हम लोग फिर देखो भाई, आप अभी मेरे साथ 1 से लेकर के 150 नंबर तक पहुंच आए, एक एक सवाल हम लोग डिस्कस कर लिए। आप खुद बताइए, आपको नहीं लगता ऐसा कि ये सवाल में आपको 3 डिजिट नंबर ला सकते हैं आप? तो थोड़ा सा आपको किताब से बाहर, इसीलिए ये जो आप बनाया गया है ना, बहुत सोच समझ करके बनाया गया है। ब्रेन ओवर बुक्स, हर चीज का आप रेफरेंस किताब में मत खोजो, बिकॉज जो आदमी 113 114 नंबर ला रहा है वो कोई ग्रंथ लेकर के बैठ करके रट करके नहीं जा रहा है भाई। उसको पता है एग्जामिनर का साइकी, उसको पता है हाउ डू वी डिकोड अ एमसीक्यू, ही हैज अ कमांड ओवर द एमसीक्यू का बिहाइंड जो साइंस इन्वॉल्व है। इसीलिए कभी कभी बुक्स के ऊपर आपको ब्रेन के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर हम अभी आपको समराइज करें ना एवरीथिंग जो हम अभी पढ़े,
सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिटेल डोमिनेट्स। अगर किसी चीज में डिटेल दिया हुआ है ज्यादा, इसका मतलब वो सही होगा। दूसरा रूल लिखते जा रहा हूं यहां पर, डिटेल डोमिनेट्स। दूसरा रूल, फोनेटिक्स। जो चीज आपको सुनने में एक जैसा लग रहा है, म्यूजिक यूनाइट्स अस, यूनाइटेड इन म्यूजिक, इन दोनों में से एक होगा। एम ए अंसारी, एम ए जिन्ना, सुनने में जो एक जैसा बनाया जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि एग्जामिनर कंफ्यूजन क्रिएट करे। सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस रखा जाता है, तो यू हैव टू कैटेगोरिकली चूज बिटवीन द ऑप्शंस हु आर फोनेटिकली सिमिलर। जो सुनने में एक समान लग रहा है, आपको उनमें से ही चुनना चाहिए। तीसरा क्या है, एंटी स्टेटमेंट ट्रिक, कि भाई जब तुम सवाल पढ़ रहे हो और तुमको थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे देखो, आत्मनिर्भर भारत से भारत एक बहुत अच्छा अर्थव्यवस्था, एक मतलब आत्मनिर्भर भारत से बिहार की, सॉरी, आत्मनिर्भर भारत से भारत की अर्थव्यवस्था पर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपको इस पे डाउट हो रहा है ना, तो उसको पलट दो। आत्मनिर्भर भारत से भारत की अर्थव्यवस्था पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं होगा। कितना खराब लग रहा है सुनने में, इसका मतलब ये सही था। तो पलटो उस स्टेटमेंट को, एंटी स्टेटमेंट पढ़ो, फिर देखो। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट योर गट। अपने गट को अगर आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो जो ऑप्शन आपके दिमाग में पहले आया हमेशा उसके साथ जाओ। व्हाट वी डू दैट वी टेंड टू ओवरथिंक, एंड वंस वी ओवरथिंक, पूरा हम लोग गुड़ गोबर कर देते हैं। स्ट्रेंज एंट्री रूल वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर बहुत बार ना, अगर आपको एक ऑप्शन एकदम अनकॉमन दिख रहा है कि भाई हमको यहां पर दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड, और अचानक ही इंडियम टिन ऑक्साइड दिख रहा है, भाई तो इंडियम टिन ऑक्साइड क्यों दिया था? उसके मन में MgCl2 नहीं आया था क्या? बिल्कुल आया था। वो जानबूझ के दिया है ताकि, मतलब आंसर ही स्ट्रेंज है वो, समझ लो कहने का मतलब। कॉमन नंबर्स एज फिलर्स, ये भी याद रखना है आपको, कि कहीं आपको 10, 15, 29 दिखे, तो अगर गैस मार, अगर देखो भाई, अगर सर्टेन हो, अगर एकदम श्योर हो, तब तो जो है उसमें मारो ही। पर अगर श्योर नहीं हो तो, और तुक्का मारना ही है, अगर अटेम्प्ट कम ही है, तो हमेशा स्ट्रेंज नंबर पे जाओ। नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि रखो। अगला चीज एकदम याद रखना है भाई, दो चीज, नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर होगा। देश, जो भी देश के बारे में बढ़िया लिखा है वो सही है। अगर चुनना पड़े तो हमेशा वल्नरेबल सेक्शन वाले ऑप्शन को चुनना। कि अगर कहीं गरीब गुरबा का बात हो रहा हो, कहीं कोई दिव्यांगजन का बात हो रहा हो, कहीं वुमेन का बात हो रहा हो, चिल्ड्रन का बात हो रहा हो, सिल्वर इकोनॉमी की बात हो रही हो, तो द वल्नरेबल ST SCs की बात हो रही हो, तो याद रखना द वल्नरेबल सेक्शंस के बारे में जनरली सही कहा जाता है। ठीक है। एक्सट्रीम वर्ल्ड अलर्ट इंपॉर्टेंट है। डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली दे रहा है, इस तरह का दे कि एकदम, मतलब समझ लो कहने का मतलब, कि ऑलवेज, नेवर, ओनली, नन। तो इस तरीके का जो एक्सट्रीम वर्ड है जनरली इनकरेक्ट निकलता है। फिर से कह रहे हैं, नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कॉन्सेप्ट, फिर एलिमिनेशन, फिर गेस वर्क। और अगर लास्ट में हम आपको कहें ना भाई, तो ये एक चीज मन में याद रखना कि ओवर थिंक कम करो। हर सवाल तुमको फंसाने के लिए नहीं दिया गया है, थोड़ा तो सांस लेते लेते आराम से बनाओ। आपको ये वीडियो कैसा लगता है? आपको ये नया इनिशिएटिव, हमारी नई सीरीज ब्रेन ओवर बुक्स, जिसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ किस तरीके से सवाल को निकाला जा सकता है, ये हमारी प्रयास आपको कैसा लग रहा है? आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कमेंट्स आएगा तो वी विल प्लान अ वीडियो फॉर एंटायर लास्ट 5 years, मतलब हर 5 साल का। 68 से पैटर्न चेंज हुआ है, 68, 69 इनको भी डिस्कस किया जाएगा इसी तरीके से, पूरा पेपर एग्जाम के हिसाब से। अब तुम देखोगे तो तुम खुद देखो भाई, तुमको लगेगा यार कि अगर हम इस तरीके से सोच के बनाए होते तो आई वुड हैव इजीली स्कोर्ड अबाउट 100 मार्क्स। इसमें बहुत कुछ अलग था नहीं। और ऐसा नहीं कि हम हर सवाल में आपको ट्रिक बता रहे हैं, कि हम आपको बोल रहे हैं तुमको ये भी याद होना चाहिए, तुमको वो भी याद होना चाहिए। नहीं भाई, ये वीडियो उस बारे में है ही नहीं। ये वीडियो इस बारे में है कि लिमिटेड नॉलेज से आप क्या क्या सही कर सकते थे। क्या आप लिमिटेड नॉलेज से ये सही कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? क्यों? क्योंकि आपको साफ बताया गया भाई कि सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कैसे हो जाएगा। डिक्रीज तो हम मान भी लें, यहाँ पर फीमेल वर्कर्स का एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करवा रहे हो तुम, उधर हमको बता रहे हो कि इतना माइग्रेशन हो रहा है कि सब के सब लड़के बाहर जा रहे हैं। हमको यहाँ पर फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ाया जा रहा है। तुम बात कर रहे हो कि 90% स्टेट जो है वो नेशनल एवरेज से कम है। भाई नेशनल एवरेज का मतलब ही हुआ कि उन सभी स्टेट्स का बीच 50% के लगभग होना चाहिए। ठीक है भाई, 30 से 70 हो सकता है, पर 90% अधिक नहीं हो गया, वो भी ऑल एजेस। तो ये चीजों के लिए आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो नहीं पढ़ना था।
सोचोगे कि हम पीएलएफएस पढ़ करके आ जाएंगे उसके बाद ये सवाल बनाएंगे, तो नहीं, पीएलएफएस पढ़ने के बाद ये सवाल बनेगा ही नहीं। दिमाग में अगर तुम लंबी सांस लो, हेमोग्लोबिन में 4 को ऑक्सीजन टकराएगा, वो ऊपर जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन के जो तुम्हारे न्यूरॉन्स हैं उनको रेजुविनेट करेगा, तब ये सवाल बनेगा। तो करना क्या है, अपना कान आंख दिमाग खोल करके एग्जाम में बैठना है, और हर सवाल को घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अरे यार पीएलएफएस दे दिया, हमेशा याद रखना, द बिगर दे लुक द ईजियर दे फॉल। जो सवाल जितना बड़ा लग रहा हो वो उतने ही आसानी से गिराया जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। कैसा लगा बताइएगा, जो गलत सही लगे। धन्यवाद।